नमस्कार। आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या अपने पास क्या थी कि अपन ने पूरे साल 12वीं की स्टडी की थी। अब पूरी 12वीं की क्लास अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अब अपने पास जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब बच्चों के माइंड में ये चीज आ रही है कि कोई टीचर या फिर कोई ये बता दे कि हमें परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, और परीक्षा से पहले वो क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो अपना जो काम है या फिर अपनी जो मेहनत है वो आधी से भी आधी हो जाए और अच्छी स्कोरिंग हो जाए। तो हाईटेक आप लोगों को यही चीज देने वाला है कि आपके कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 14 नंबर तो स्कूल ने आपके बोर्ड में भेज दिए, ठीक है, सत्रांक के रूप में। 30 नंबर आप लोगों के प्रैक्टिकल में डिवाइड हो गए। अब अपने पास बचे 56 यानी 56 नंबर। अब उस 56 में से अच्छी स्कोरिंग अपने को करनी है। अब उस अच्छी स्कोरिंग करने के लिए अपन क्या करें? देखो, अक्सर अपन कहते हैं कि भाई रटना जायज नहीं है किसी चीज के लिए, और ये भी अपन मानते हैं कि किसी चीज को स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। तो क्यों ना अपन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन देख ले। और वो क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और रिपीटेड जो क्वेश्चन है, आज की क्लास में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि 2025 के पेपर में आपके कौन सा क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के तमाम वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्लस 2025 में किन क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादातर बात होगी, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे आज की इस एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको तमाम क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो आप लोगों की क्लास या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ अपन क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। इसके अलावा किस तरह से कौन सा क्वेश्चन लिखना है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, किस तरीके से किसके आंसर लिखने हैं ये भी अपन बता देंगे, ठीक है, और किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे ये भी अपन यहां पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर आप तमाम क्वेश्चन का क्या चाहते हो, सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप लोगों को यूट्यूब पे जुड़ना ही पड़ेगा। टेलीग्राम पर, हाईटेक के टेलीग्राम पर आप लोगों को जुड़ना ही पड़ेगा। अभी भी अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर आप लोगों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी सॉल्यूटेड पेपर जो है वो आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे 2025 का आउटलेट क्या है, 2025 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके ऊपर अपन विशेष तौर पर बात करेंगे। तो एक तो ये अपने पास रहता है कि कौन से क्वेश्चन में क्या अवबोधक रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। सबसे अपने को पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने यहां पर रहते हैं, कितने 18 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है आधे नंबर का रहेगा और टोटल मार्किंग जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 9 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान अपने पास 10 रिक्त स्थान आएंगे, यानी टोटल 5 नंबर के। अब अगर आप सिर्फ पास होने के पर्पज से पढ़ते हो ना मेरे भाई, तो पास होने के लिए आपको तो 9 और 5 ये दो चीजें ही क्लियर कर देनी है। अगर आपने ये दो चीजें ही क्लियर कर दी तो पास हो गए। लेकिन मकसद अपना सिर्फ पास होना नहीं है, पूरा साल अपन ने बर्बाद किया, सिर्फ पास होने के लिए नहीं किया है। अब अपन क्या चाहते हैं कि भी अच्छी स्कोरिंग कैसे करें। तो मेरा फोकस रहेगा आप लोगों के अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के ऊपर। यानी अपन कह सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और जैसे अपन नॉर्मली बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और मर्ज क्वेश्चन, या फिर लार्ज जो क्वेश्चन होता है, बड़े जो क्वेश्चन होता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और इन्हीं के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा निबंधात्मक क्वेश्चन किस तरह से अपन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के आंसर आप लोगों को लिखने हैं, कैसे आंसर लिखने हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग उसके अंदर कर सको। तो यहां देखो अपने पास एक तो रहता है कि भाई मल्टीपल चॉइस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, वो तो अपन कर ही लेंगे। 18 क्वेश्चन रहते हैं, 9 नंबर का रहेगा, बहुत अच्छी इजी में है और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग फोकस करेंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को करना है। अच्छी स्कोरिंग करनी है तो आप ये 4 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर अपन बात करते हैं कि भाई किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन अपने यहां पर रहेगा और क्या वेटेज रहता है। तो पहला आपका चैप्टर रहता है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड वाला, यानी सस्य विज्ञान, बीज और मृदा वाला। तो इसके अंदर जो अपना अंक भार रहेगा, ये चैप्टर जो है अपना 3 नंबर का है, यानी यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन अपने पास नहीं बनेगा। क्वेश्चन 1 बन सकता है या छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन अपने यहां पर बन सकते हैं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती अपना 7.14% वेटेज लेके आता है, यानी सात जो आपका टोटल 100% जो है उसके अंदर 7.14% रोल निभाता है और टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, या फिर किसी का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, जैसे बायोडायनेमिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्ड किसने दिया, किसने कौन सी बुक लिखी, जैसे मैं आप लोगों को कह दूं लुक टू द लैंड बुक किसने लिखी, ये चीजें माइनर आप लोगों को पूछ सकते हैं। इसी तरह से जैसे सिंचाई इरिगेशन 2 नंबर का माइनर का क्वेश्चन बनेगा, किसी की क्रांतिक अवस्था पूछ लेगा, किसमें कब सिंचाई देनी है, और मस्ट ऑफ केस में आप लोग गेहूं की क्रांतिक अवस्था याद करके चलना, या मक्के की क्रांतिक अवस्था याद कर लेना, या मूंगफली की क्रांतिक अवस्था याद कर लेना। इन 3 के अलावा आप लोगों को चौथा किसी का नहीं पूछेगा। इसके अलावा देखो वीड खरपतवार आप लोगों का 3 नंबर का चैप्टर है। ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती आप लोगों का 2 नंबर का चैप्टर है। फसलों उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन ये आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन है। यानी आप लोग यहां पर देखकर ये चीज बता सकते हैं कि 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, और उधर अपने निबंधात्मक क्वेश्चन कितने नंबर का बना था, निबंधात्मक जो क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन अपना बनेगा कितना, 4 नंबर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन अपने यहां पर बनते हैं निबंधात्मक, जो एक क्वेश्चन अपना बनेगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि इस क्रॉप प्रोडक्शन से आप लोगों को हमेशा ही बड़े क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी होने वाली है। एक तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है गेहूं, सबसे इंपोर्टेंट क्रॉप में गेहूं पढ़ोगे, उसके बाद मक्का पढ़ोगे, मक्का के अलावा आप लोग ज्वार बाजरा माइनरी देखोगे। ठीक है, अगर आप पल्सेस की बात करें तो पल्सेस के अंदर चना पढ़ोगे। ठीक है, चना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑयल सीड्स यानी तिलहनी फसलों की बात करोगे तो मूंगफली पढ़ोगे, सरसों पढ़ोगे, इसके अलावा तिल पढ़ोगे। ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहां पर रहने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ आप जैसे कॉटन पढ़ लो, कॉटन के अलावा शुगर केन पढ़ लो। ये मेजर क्रॉप है जो मैंने आप लोगों को बताई, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी हूं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का वेटेज इस तरह से रहने वाला है। जैसे आप लोगों को फल परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन वाला है 5 नंबर का है। फलोत्पादन यानी फ्रूट क्रॉप्स है वो 6 नंबर की रहेगी। पशुपालन का प्रबंधन जो है वो 3 नंबर का रहेगा। नस्लें आप लोगों की 7 नंबर की, यानी नस्लों से भी आप लोगों को बड़े क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा देखो पशु रोग 6 नंबर का, पशु रोग से भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आप लोगों को दे सकता है रिंडर पेस्ट को वर्णन करो, रिंडर पेस्ट के बारे में सारी चीज जानकारी लिखनी है, यानी रिंडर पेस्ट यानी पशु माता पशु प्लेग आप लोग इसे बोल सकते हैं। खुरपका और मुंह पका रोग के बारे में लिखना है, जैसे गलगोटू रोग के बारे में दे दे, एंथ्रेक्स के बारे में दे दे, यहां पर आप लोगों को फुल विवरण यहां पर करना है। इसके अलावा डेयरी साइंस के देखो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को केमिस्ट्री में भी डेयरी साइंस आता है, एग्रीकल्चर में भी डेयरी साइंस आता है। तो एक जगह से डेयरी साइंस पढ़ लो, आप लोगों को काम सफिशिएंट हो जाएगा। एक जगह पर आप लोग फुली डेयरी साइंस पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के रहने वाला है। टोटल योग कितना रहेगा, 56 नंबर का रहेगा। और आज की इस टाइम पीरियड में अपन देख लेते हैं कि भाई ये आप लोगों को ये भी मैंने दिया है कि किस तरह के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, ये भी आप लोग देख लेना। ये एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को कहां मिल जाएगी, एज इट इज पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब देखो अपन बात करते हैं कि मॉडल पेपर 2025 की। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 2025 में आप लोगों के कौन से क्वेश्चन छपने वाले हैं। मॉडल पेपर अपन 2025 की बात करेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, अदर की। और अदर में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, इसके अंदर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दूंगा, किस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है ये भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। और हाईटेक आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा है उसका प्रतिफल आप लोग हमें देंगे रिजल्ट के रूप में, और वो रिजल्ट आप लोग कैसे निकालेंगे अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो पहले अपने पास खंड ए आता है, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे कितने, 18। कितने नंबर के होंगे, 9 नंबर के। तो देखो सभी क्वेश्चन क्या है, आधे आधे नंबर के हैं। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन इसने दे दिया कि मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक कौन सा नहीं है। अब कृत्रिम कारक कौन सा नहीं है, भाई कृत्रिम कारक कौन सा है। ठीक है, तो अब मृदा या सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाला आर्टिफिशियल फैक्टर यहां पर पूछ लिया कि कृत्रिम कारक कौन सा है। तो कृत्रिम कारक में देखो आप लोगों को स्थलाकृति दे रखा है, जलवायु दे रखा है, सोइल पीएच यानी मृदा पीएच दे रखी है, मृदा आयु यानी सोइल एज आप लोगों को यहां पर दे रखी है। अब 4 ऑप्शन में आप लोगों को बता कि टोपोग्राफी जो होता है ये नेचुरल फैक्टर होता है, क्लाइमेट किसी के हाथ में नहीं होता, नेचुरल फैक्टर होता है, एज किसी के हाथ में नहीं होती, नेचुरल फैक्टर होता है। क्या आप चाहते हो कि मेरी एज जो आज 25 साल है उसको कम कर दूं? मैं चाहकर भी इस चीज को नहीं कर सकता। क्या मैं चाहूं कि आज का आज मैं 56 साल का हो जाऊं? नहीं हो सकता। तो एज किसी के हाथ में नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अपन कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल फैक्टर या कृत्रिम कारक है वो कौन होगा, मृदा पीएच होगा। मृदा पीएच के अलावा जैसे फर्टिलाइजर हो गया, ये सारी चीजें, जैसे कोई उर्वरक आप लोग डाल रहे हैं, कोई ज्यादा सिंचाई आप लोग देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसमें जाएगी, आर्टिफिशियल फैक्टर में जाएगी। किसमें जाएगी,
आर्टिफिशियल फैक्टर में जाएगी। इसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन अपना क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन अपना कहता है कि एजोला का प्रयोग अपन किस फसल में करते हैं। तो आप लोगों को पता है एजोला का प्रयोग अपन कहां करते हैं, एजोला का प्रयोग अपन करते हैं किसमें भाई, आप लोगों को सभी को पता है एजोला का प्रयोग अपन किसमें करते हैं, धान के अंदर करते हैं। सीधी सी सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन आगे जो 2019 से लेकर 24 तक के जो पेपर अपन देखेंगे उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। आज की क्लास में अपन ये भी सीखेंगे कि किस तरह से किसका आंसर लिखा जाए ताकि अपने को एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो अपन ये कहते हैं कि एजोला का प्रयोग किसमें करते हैं, धान में करते हैं। अब आप लोगों को पता, आप लोगों को दे दे जैसे बड़ा क्वेश्चन दे देता कि एजोला का उपयोग लिखिए धान में, तो आप क्या बोलते हैं कि साहब एजोला का प्रयोग अपन बुआई रोपाई के 7 से 10 दिन बाद करते हैं और ये क्या करती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को तोड़ के लाकर पौधे को प्रोवाइड करती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। कौन सी स्पीसीज यहां पर काम करती है, तो बीजीए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसकी एनाबीना नॉन स्टॉक अपन यहां पर ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई गेहूं के बारे में आप लोग पढ़ लेना, गेहूं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो गेहूं से आप लोगों को क्या दिया है कि गेहूं की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था पूछी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट फॉर इरिगेशन। तो अपन कहते हैं कि क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज, जो शब्द किसने दिया था, भारद्वाज ने दिया था। और CRI सब स्टेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। तो अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग करोगे ना तो इजी वे में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो आप लोगों को क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार है। अब आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साहब द्विवर्षीय ऐसे खरपतवार जो एक साल में अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी करते हैं और दूसरे साल के अंदर क्या करते हैं, फ्लावरिंग या फिर सीड प्रोडक्शन देते हैं। तो देखो कृष्ण नील दे रखा है, इसके अलावा गेहूसा दे रखा है, जंगली गाजर दे रखा है और बथुआ दे रखा है। अब जैसे आप लोगों को मैं कह दूं इसका आंसर आप लोग क्या कर दे, जंगली गाजर कर दे, क्या कर दे, जंगली गाजर। अब कैरेट जो होती है, वाइल्ड कैरेट जो होती है लोकस स्पीसीज में, ये क्या करेगी कि एक साल तो ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगी और दूसरे साल में क्या करेगी, सीड प्रोडक्शन लेगी। इसी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे दिया जैसे कि वर्णात्मक शाकनाशी कौन सा सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अब सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसा हर्बिसाइड जो सिर्फ चुनिंदा पौधों को ही मारता है, यानी टारगेट प्लांट को ही किल करता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं चुन चुन कर पौधों को मारता है। तो ऐसा देखो अपन पास आता है क्या, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D। अब यहीं पर अपन बात करें जैसे डाइक्वाट हो गया, पैराक्वाट हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, तो ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे ही आप इसको डालोगे तो पूरे पौधों को नष्ट कर देगा, आप लोगों की खरपतवारों के साथ साथ मुख्य फसल को भी नष्ट कर देता है। इसका कोई टारगेट नहीं होता, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन सेलेक्टिव प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखो आप लोगों से क्या पूछा है, इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है, हैदराबाद के अंदर, क्रीडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रीडा, हैदराबाद के अंदर है। इसके अलावा देखो निम्न में से मोट की किस्म कौन सी, मोट बीन की किस्म कौन सी, ड्यू बीन भी बोलते हैं मोट को। मोट को अपन क्या बोलते हैं, ओस की दाल या ड्यू बीन के नाम से भी जानते हैं। और मोट की किस्म में आप लोगों को दी है जैसे देखो RMO 40, क्या दिया है, RMO 40, लोक 1 और माही धवल। अब आप लोगों को पता माही धवल, माही कंचन, ये सारी अपन मक्का वगैरह धान वगैरह में पढ़ते हैं। लोक 1 गेहूं के अंदर पढ़ते हैं। RHB 121 अपन बाजरे में पढ़ते हैं। RMO 40 किसकी वेराइटी, RMO 40 अपने मोट की वेराइटी है। राजस्थान का कौन सा जिला छोटा नागपुर कहलाता है, तो छोटा नागपुर के नाम से अपन किसको जानते हैं, झालावाड़ को जानते हैं, ये अपने को पता होगा। ठीक है, क्यों जानते हैं झालावाड़ को, संतरा उत्पादन। अब नागपुर किस लिए फेमस है, संतरा उत्पादन के लिए। अपना छोटा नागपुर यानी झालावाड़ किस लिए फेमस है, संतरा उत्पादन के लिए। वहां पर एक मंडी भी है, आप लोगों को पता हो तो भवानी मंडी। ठीक है, उसी तरह से देखो जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन कौन सा है, रूट इंड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, तो रूट इंड्यूसिंग हार्मोन में अपन पढ़ते हैं IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, जिसको मार्केट में रूटेक्स के नाम से, सेरेडेक्स के नाम से, क्विक रूट के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अलावा देखो पूसा डेलिशियस किसकी किस्म है, पूसा डेलिशियस आप सभी को पता है पपीते की किस्म है। ठीक है, अब देखो वेराइटी में भी ध्यान रखना, आप लोगों को काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई निम्न में से किसी फसल की 2 वेराइटी लिखिए। अब 2 वेराइटी कौन कौन सी लिखोगे, 2 वेराइटी जैसे ये 4 क्रॉप ही अपने पास आ गई और आप लोगों को कह दिया इसकी 2-2 वेराइटी लिखिए। अब आप लोगों को नॉर्मली क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर का, क्या दे दिया, 2 नंबर का, और हर एक वेराइटी को दे दिया आधा नंबर। कितना दे दिया, आधा नंबर। और आप लोगों को दे दिया कि भाई आम की कोई 2 वेराइटी लिखो, तो कुछ भी लिख दो, जैसे मल्लिका लिख दो, आम्रपाली लिख दो। ठीक है, इस तरह से।
पपीते की 2 वेराइटी दे दे तो आप लोग सूर्या लिख लो, सनराइज लिख लो, ठीक है, पूसा डिलीशियस लिख लो, ठीक है, को 3 लिख दो, को 2 लिख दो, को 5 लिख दो, ये सारी इसी की वेराइटी है। केले के अंदर जैसे लिख लो ड्वार्फ कैवेंडिश लिख लो, चक्र केली लिख लो, हरी छाल लिख लो, कारपुरावल्ली लिख लो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अमरूद की देते तो अमरूद की काफी अच्छी वेराइटी अपन पढ़ते हैं, लखनऊ L49 लिख लो आप इसमें, अर्का किरण लिख लो आप इसमें, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को 2-2 वेराइटी के बारे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा देखो आप लोगों से पूछा है कि मुरब्बे के अंदर कुल टीएसएस कितना होता है, तो मुरब्बे में कुल टीएसएस अपन 70% पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? 70%। या ऑप्शन अपने को 68 दे रखा, क्या कर देंगे? 68 कर देंगे। अच्छा देखो, भैंस के दूध के रासायनिक संगठन में वसा की मात्रा पूछिए तो वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.3% होती है, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को पूछा कि मध्यकाल कितने दिन के बाद पुनः प्रकट होता है। मध्यकाल का मतलब होता है, जैसे नॉर्मली आप लोगों को दिया है कि मध्यकाल, वैसे मध्य चक्र आप लोगों को यहां पर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मध्यकाल जो होता है नॉर्मली अपन कहते हैं कि 21 दिन के गैप पर आता है। कितने दिन के गैप पर आता है? 21 दिन। और मध्यकाल का मतलब क्या होता है? एक मादा नर पशु के साथ संभोग की इच्छा व्यक्त करती है, ठीक है। और एक मध्यकाल से दूसरे मध्यकाल के बीच की जो समयावधि होती है उसे अपन मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। और मध्य चक्र एक बार आता है तो वापस दूसरी बार कब आता है? 21 दिन पर आता है, तो अपन कह सकते हैं 21 दिन पर आता है। गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों में अपन 21 दिन याद करेंगे और भेड़ में 16.5 दिन याद करते हैं। उसी तरह से देखो नेक्स्ट वन एमसीक्यू में अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा कि बिट्टल का उत्पत्ति स्थल कहां है? तो बिट्टल का अपने को सभी को पता है, पंजाब का गुरदासपुर जिला बिट्टल का उत्पत्ति स्थल रहता है। खुरपका मुंहपका रोग, ये डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और किसके द्वारा होता है? वायरस यानी विषाणु के द्वारा ये होता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु में आप लोगों को पता है बीक्यू जहरबाद, ये विषाणु जनित जीवाणु जनित है। पशु प्लेग विषाणु वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस? फिल्टर्ड वायरस, जिसे अपन पिकोरना वायरस के नाम से भी जानते हैं। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अपन सीधा सा क्या करेंगे? पशु प्लेग यानी रिंडरपेस्ट। इसके अलावा देखो आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रोग, ठीक है, होने पर पशु में गर गर की आवाज आती है। अब गर गर की आवाज किसमें आएगी? गलघोटू में आएगी, जिसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एचएस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अपन बात करते हैं किसकी कि भाई एनडीआरआई, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, सॉरी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। एनडीआरआई करनाल हरियाणा, एनडीडीबी आनंद गुजरात। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? करनाल हरियाणा के अंदर 1955 के अंदर हुई थी। उसी तरह से देखो दूसरा सेंटेंस अपने पास आता है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स का। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या पूछा? बायोडायनेमिक खेती की विचारधारा किसने प्रतिपादित की थी? आप क्या बोलोगे? रूडोल्फ स्टेनर ने की थी। किसने की थी? रूडोल्फ स्टेनर ने। उसी तरह से आप लोगों को देते गन्ने की खेती के चारों ओर सनई की फसल लगाते हैं। अब एज ए गार्ड क्रॉप या रक्षक फसलों के रूप में अपन लगाते हैं, तो अपन यहाँ आंसर क्या करेंगे? रक्षक फसलें। रिचकी का वानस्पतिक नाम क्या है? मेडिकागो सेटाइवा है। मादा अंगों का पहले परिपक्व होना, आप लोगों ने डाइकोगेमी पढ़ा होगा फ्रूट या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइकोगेमी, जिसमें नर व मादा दोनों ही अलग अलग समय परिपक्व होता है। अगर नर पहले परिपक्व होता तो उसे अपन प्रोटो एंट्री बोलते हैं और मादा पहले परिपक्व होती है तो प्रोटो गायनी बोलते हैं। लेकिन कभी आप लोगों को इसके एग्जाम्पल पूछ लिया तो क्या करोगे? जैसे आप लोग मक्का का पौधा देखो, मक्के के पौधे में क्या होता है? पहले टेसल निकलता है, टेसल यानी नर भाग निकलता है, तो उसे अपन बोलेंगे प्रोटो एंट्री होता है। जैसे बाजरा देखो, बाजरे में पहले मादा परिपक्व होती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोटो गायनी बोलेंगे। उसी तरह से अल्फांसो किसकी किस्म है? अल्फांसो आम की किस्म है। अब देखो सब्जियों की डिब्बाबंदी आप लोगों को करनी है, तो नमक की मात्रा कितने परसेंट लोगे? 2% के समथिंग आप लोग नमक की मात्रा लेते हो। उसी तरह से आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछ ले कि गाय के दूध में वसा प्रतिशतता की प्रोटीन प्रतिशतता कितनी होती है, तो प्रोटीन अप्रोक्स 3.5 के समथिंग अपन यहाँ पर प्रोटीन लिखते हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान क्या है? होलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड, होलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इसके आंसर करने रहेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी अपन आगे चलकर यही बात करेंगे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास रहने वाला है, उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बीक्यू में क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई बैक्टीरिया आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि बीक्यू किसके द्वारा, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण थे, और तीनों चरण के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था वो कब चला था? ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था वो 1970 से 1981 में चला था। दूसरा चरण अपने पास आया था 1981 से 1986 के बीच में आया था, ठीक है। और तीसरा चरण आया था अपने पास 1986 से 1996। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि 96 के अंदर जो अपने पास ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रिवोल्यूशन थी वो खत्म हो गई थी और 1970 में स्टार्ट हुई थी। तो उसने कहा था कि सेकंड चरण अपना कब चला था? तो सेकंड चरण अपना कब चला था? 1981 से 1986 के बीच में
चला था। अब देखो अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब अपने पास वन लाइनर क्वेश्चनों को अपने को कैसे लिखना चाहिए उसके ऊपर अपन बात करते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया कि बीज सुषुप्ता से आप क्या समझते हैं, सीड डोरमेंसी से आप क्या समझते हैं, बहुत माइनर क्वेश्चन है। डोरमेंसी का मतलब होता है अनुकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी पौधा अंकुरित होने से बच रहा है या अंकुरित नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, डोरमेंसी बोलेंगे। यानी आप लोगों के चारों ओर इर्द गिर्द वातावरण जो है वो अनुकूल है, फिर भी आप क्या है कोई काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं, आप कहते हो कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा याद होता है, लेकिन आपको 4 बजे आपने मम्मी को बोल के सोया कि मम्मी मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, आपने गेट की कुंडी खुली छोड़ दी और मम्मी बिना कुंडी खटकाए आप लोगों के अंदर आ गई। मम्मी आई अंदर और आप लोगों को झिड़का के उठा दिया कि बेटा उठ, मम्मी ने उठा के बिठा दिया। अब आप लोगों की क्या है कि भाई जो आप फिजिकली तो आप जग गए हो, फिजिकली तो आप लोग जग गए हो भाई, आप बैठे हो, आपको पता भी है कि मम्मी गेट खोल रही है, मम्मी अंदर आ रही है, मम्मी चाय का कटोरा लेके अपने हाथ में पकड़ा के चली गई, लेकिन आपके शरीर में कोई ऐसा अंग कार्यशील नहीं है कि आप लोग उस कटोरे को लेकर चाय अंदर पी लो। इसका मतलब क्या कि आप भाई नॉर्मली फिजिकली स्थिति में तो आप क्या जग गए हो, लेकिन मानसिक रूप से आप क्या रहे हो, सो रहे हो। तो मानसिक रूप से सोना ही क्या है, डोरमेंसी है कि भाई आपके चारों ओर अनुकूल वातावरण है, भाई पढ़ने का अच्छा माहौल है आपके चारों इर्द गिर्द, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोई कार्य करने में असमर्थ हो। कार्य करने का मतलब है अंकुरित होने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, डोरमेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा देखो जैसे कि खरपतवारों की कोई 2 विशेषता लिखो। अब विशेषता में आप लोगों को यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स बताने के भी, अधिक सीड बीज उत्पादन करता है, सामान्य पौधे से इसकी ग्रोथ जल्दी होती है, इनकी जो रूट होती है वो डीप रूटेड होता है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर आंसर देने हैं। इसके अलावा देखो कोई क्वेश्चन दिया है कि कोई 2 स्थानांतरित शाकनाशियों के नाम लिखो। अब स्थानांतरित शाकनाशी का मतलब क्या होता है, इसको चीज को समझे। देखो 2 तरह के शाकनाशी अपन पढ़ते हैं, एक तो आप लोग पढ़ते हैं कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड और दूसरा पढ़ते हैं ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ पर देखो कि जैसे ये मैंने एक प्लांट बनाया है, क्या बनाया है, प्लांट, और इस प्लांट में आप लोगों ने क्या किया है कि कोई शाकनाशी का छिड़काव किया है। अब जैसा आपने इसका शाकनाशी का छिड़काव किया और शाकनाशी का छिड़काव करने के बाद ये जो शाकनाशी है वो सिर्फ इसी पत्ती के ऊपर पड़ा है और इस शाकनाशी से सिर्फ यही पत्ती नष्ट होती है, तो इसको अपन बोलेंगे कॉन्टेक्ट, संपर्क शाकनाशी। जिसके संपर्क में आया उसी को उसने नष्ट किया। लेकिन आपने जैसे इस पत्ती के ऊपर शाकनाशी छिड़का और ये पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं स्थानांतरित शाकनाशी। क्या बोलते हैं, स्थानांतरित शाकनाशी। अब ऐसा शाकनाशी कौन कौन से है, तो देखो कॉन्टेक्ट शाकनाशी के अंदर जैसे अपन पैराक्वाट पढ़ लेते हैं, डाइक्वाट पढ़ लेते हैं, वीड ऑयल पढ़ लेते हैं, वीड ऑयल, ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होते हैं। लेकिन ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड के अंदर जैसे आप लोगों को पढ़ने पड़ेगा, ग्लाइफोसेट पढ़ लोगे। ग्लाइफोसेट आप लोगों को ध्यान रखना नॉन सेलेक्टिव और ट्रांसलोकेटेड है। 2,4-D पढ़ लोगे, एट्राजीन पढ़ लोगे, सीमाजीन पढ़ लोगे, फ्लूक्लोरेलिन पढ़ लोगे, आइसोप्रोटिरोन पढ़ लोगे। तो ये कुछ शाकनाशी है जिसका अपन ने नाम लिया है, जैसे 2,4-D हो गया, आइसोप्रोटिरोन हो गया, आइसोप्रोटिरोन क्या 2,4-D हो गया, फ्लूक्लोरेलिन हो गया जिसे अपन बेसालिन बोलते हैं, पेंडिमिथाइलिन हो गया, सीमाजीन हो गया, एट्राजीन हो गया, मेट्रीब्यूजिन हो गया। ये सारे जो है वो क्या है, ट्रांसलोकेटेड है। यानी जैसे सांप अपनी बॉडी पर डंक मारता है और उसका जहर अपनी पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेटेड बोलते हैं। तो उसी तरह से कुछ 2 शाकनाशियों के नाम लिखने हैं तो कुछ भी लिख लो आप, जैसे ग्लाइफोसेट लिख लो, इसके अलावा 2,4-D लिख लो, एट्राजीन लिख लो, पैराक्वाट क्या, एट्राजीन लिख लो, सीमाजीन लिख लो, ठीक है। ये कुछ शाकनाशी है जिसका मेट सल्फ्यूरोन लिख लो, इसका कर सकते हैं। इसके अलावा देखो भू परीक्षण यानी टिलेज से आप क्या समझते हैं। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा टिलेज वाले चैप्टर से कि टिलेज का मतलब क्या होता है। तो टिलेज का मतलब क्या है कि भाई एक ये भौतिक या फिर अपन कह सकते हैं कि टिलेज मैकेनिकल मैनिपुलेशन, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारना, भू परीक्षण कहलाता है। तो आप सीधा सा इसमें डेफिनेशन लिख सकते हो कि भू परीक्षण यानी टिलेज का मतलब क्या होता है कि यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा की भौतिक स्थिति को सुधारना। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मृदा की भौतिक स्थिति सुधारना क्या कहलाता है, भू परीक्षण कहलाता है। इसके अलावा देखो मैंने कहा था ना कि आप लोगों को जैसे पूछेगा कि बाजरे की किन्हीं 2 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखो। अब आप लोग क्या करोगे, बाजरे की कोई 2 उन्नतशील किस्में लिखनी तो आप लिख लो MH179 लिख लो आप लोग, एक इसमें लिख लो HB1 लिख लो, ठीक है, पूसा मोती लिख लो, पूसा मोती। तो कुछ 2 किस्मों के नाम लिखना, 1 नंबर लेना है। अब अपने को ऐसा भी नहीं है कि 50-60 वैरायटी के नाम याद है तो मैं सब सारी लिख दूं, क्या नहीं लिखना है, क्योंकि उसने क्या है 2 वैरायटी का ही नाम पूछा था। आप ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी, अपने को 2 वैरायटी ही लिखनी है, क्योंकि एक वैरायटी का नंबर कितना दे रहा, आधा नंबर दे रहा। 2 वैरायटी लिखोगे तो 1 नंबर पूरा दे देगा। जैसे देखो वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आप लोगों को यहाँ पर पूरा दे देगा। इसके अलावा देखो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन मुख्य स्रोत क्या है। अब राइबोफ्लेविन के मुख्य स्रोत आप लोगों को यहाँ फ्रूट में बताना है। पपीते
सबसे में पपेन उत्पादक किस्मों के नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं कि कौन कौन सी वेरायटी जैसा पपेन उत्पादन करती है। जैसे एक तो पूसा मेजेस्टी लिख लो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। को 5 लिख लो, को 6 लिख लो। तो पूसा मेजेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा को 5 सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा देखो डिब्बा बंदी में डिब्बों में बंद करते समय तापमान कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आप कैनिंग करते हो, कैनिंग का मतलब क्या है कि वायु रहित अवस्था में डिब्बों में बंद करके फल उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। अब फल उत्पादों को जब अपन पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के समय तापमान कितना होना चाहिए, आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया होगा, यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि बीक्यू रोग का कोई एक लक्षण देना है, सिर्फ एक ही लक्षण यहाँ पर आप लोगों को बताना कि बीक्यू के अंदर क्या होता है। तो बीक्यू के अंदर अपन नाम याद कर लो, इसके उपनाम क्या होता है, जैसे चुरचुरिया बोलते हैं, सुजुआ बोलते हैं, ठीक है, लंगड़ी बोलते हैं अपन इसको। तो इसका मतलब एक आधा लक्षण आप लोग लिख लो कि पशु पिछले पांव से लंगड़ा कर चलता है, ठीक है। ये लक्षण आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना कि सर तेज बुखार आ जाती है, आंखों से पानी निकलता है, ये सभी रोगों के अंदर होगा क्योंकि विशेष लक्षण नहीं है। आपको अच्छी मार्किंग चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे, टू द पॉइंट आप लोग यहाँ पर बात करोगे। अब टू द पॉइंट में आप लोगों को कोई अच्छा लक्षण लिखना है तो आप कह सकते हो कि पिछले पांव में सूजन आ जाती है, उस सूजन को हम दबाएंगे तो चुर चुर की आवाज आती है। तो एक लक्षण आप ये लिख सकते हो कि पिछले पांव में सूजन और दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है। दूसरा आप लोग लिख लो कि पशु जो होता है पिछले पांवों से लंगड़ा कर चलता है। इसके अलावा आप लोग इसमें और लिख लो कि भाई जब अपन उस सूजन को काटेंगे तो सूजन को काटने पर क्या है, सूजन को काटने पर क्या होता है कि काला तेज दागदार बदबूदार खून निकलता है। ठीक है, तो जहरबाद का जैसे एक कोई लक्षण अपन ने बता दिया। अब जहरबाद का एक आध लक्षण बताने के बाद देखो अपने को पूछ लिया है की विलेज योजना से आप क्या समझते हैं। अब देखो ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूं ना कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ डाल दिया कि की विलेज लिंक, की विलेज प्रोग्राम या की विलेज प्लान से आप क्या समझते हो। अब आप लोगों को देखो एक नंबर का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें समरी पढ़ दोगे कि साहब मैं तो ये चीजें समझता हूँ, इतनी चीजें समझता हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं करना है। अब की विलेज आप लोगों को सिर्फ एक नंबर का दिया है तो आप लोगों को सिर्फ एक नंबर जितना ही आंसर लिखना, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। अब 2 लाइन में आप क्या आंसर लिख सकते हैं कि जैसे पहला तो आप कह सकते हैं कि साहब ये जो योजना थी वो 1952 के समथिंग समथिंग इसमें चली थी, कि भारत के अंदर ये जो योजना थी वो 1952 में चली थी। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि ग्रामीण अंचलों का उत्थान करना। ग्रामीण अंचलों का उत्थान कैसे, कि आप लोगों को पता है ग्रामीणों में सबसे ज्यादा क्या पालते हैं, पशु, और पशुओं में भी सबसे ज्यादा अपने पास क्या है, गायें। तो गायों के उत्थान के लिए या गायों में ब्रीडिंग, जैसे अपन कह सकते हैं कि गायों में एक अच्छी प्रजनन व्यवस्था देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो गायों में अच्छी प्रजनन व्यवस्था को देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो आप 2 चीजें लिख सकते हो कि भारत में इस योजना का जो शुभारंभ था वो 1952 में हुआ था, और इस योजना के तहत गांवों के अंदर गांवों में गायें जो पाई जाती है, कैटल्स जो है, कैटल्स के अंदर ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, उसी तरह से देखो नेक्स्ट वन, अब अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। देखो अब बड़े बड़े क्वेश्चन में देखो, जैसे अब देखो इनकी उत्तर सीमा क्या है, तो अपने को दिया शॉर्ट टाइप आंसर है ना। अब अपने को इसमें लघुरात्मक क्वेश्चन है और इसमें जो शब्द सीमा अपने को रखनी है वो कितनी रखनी है, 50 शब्द लिखने। 50 का मतलब 4-5 लाइनें आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। अब जैसे आप लोगों को दे दिया कि प्रमाणित बीज का मतलब क्या होता है, तो अब आप इसमें क्या बताओगे, प्रमाणित बीज का मतलब क्या होता है। एक तो आप लोगों को इसकी जेनेटिक प्योरिटी लिखनी है, एक आप इसकी फिजिकल प्योरिटी लिखोगे, दूसरा इसके ऊपर कौन से कलर का टैग होता है। कितनी, 3 लाइनें हो गई। 3 लाइनों के अलावा चौथी लाइन आप लोग लिखोगे कि भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित बीज है और उगाया जो जाता है वो कौन सा है, सर्टिफाइड सीड है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड ही अपन भारत में ज्यादातर ग्रो करते हैं। तो ऐसे 4 लाइनें करोगे तो आप लोगों की उत्तर सीमा कितनी हो जाएगी, 40-50 लाइनें, 40-50 शब्द इसके अंदर आराम से हो जाएंगे। उसी तरह से देखो बूंद बूंद सिंचाई से क्या लाभ होते हैं, तो बूंद बूंद सिंचाई से अपन क्या क्या लाभ लिख सकते हैं। जैसे अपन एक तो कह सकते हैं कि पौधों की जड़ों में डायरेक्ट जल दे सकते हैं। दूसरा, पौधों की जड़ों में डायरेक्ट अपन पोषक तत्व दे सकते हैं, यानी इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन के अलावा इरिगेशन के साथ अपन फर्टिलाइजर दे सकते हैं, यानी फर्टिगेशन कर सकते हैं। केमिगेशन यानी इरिगेशन के साथ अपन केमिकल दे सकते हैं। इसके अलावा केमिकल के साथ अपन हर्बिसाइड दे सकते, इरिगेशन के साथ अपन हर्बिसाइड दे सकते हैं, तो हर्बिगेशन कर सकते हैं, यानी इरिगेशन के साथ अपने को केमिकल देना, केमिगेशन। तो ये शब्द अपन यूज करते हैं ना कि हर्बिगेशन, फर्टिगेशन, केमिगेशन, तो ये सारी चीजों के लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो जल की बचत होती है वो बूंद बूंद सिंचाई से होती है। 3 लाइनें खत्म हो गई। इसके अलावा आप और लिख सकते हैं कि इसकी वाटर यूज इफिशियंसी काफी अच्छी होती है। वाटर यूज इफिशियंसी अप्रोक्स 90-95% तक होती है। तो वाटर यूज इफिशियंसी का मतलब कितना पानी आपने पौधों को दिया और पौधे ने कितना पानी उपयोग किया, इसका रेशियो भी यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा देखो पेच कलिकाएं
कलिकाइन का नामांकित चित्र बनाओ। अब देखो पेच कलिकाइन का नामांकित आप लोगों को चित्र बनाना। पहली चीज तो आप लोगों को पता है पेच कलिकाइन अपन किसमें करते हैं, पैबंद कलिकाइन। पैबंद कलिकाइन अपन आंवले में करते हैं। अब आंवले में आप कैसा चित्र बनाओगे, ये तो आपने स्टेम बना दिया, उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से कट आउट काट लेना है। कट काटने के बाद यहां पर आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से बड लाकर लगा देंगे, क्योंकि बडिंग पेच कलिकाइन जो होती, कलिकाइन का मतलब होता है बडिंग, और बड में आप लोग क्या करेंगे, एक चौकोर कट लगाएंगे तने के ऊपर या 1 वर्ष पुरानी शाखाओं के ऊपर आप चौकोर कट लगाकर इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, और फिर आप इसको क्या करेंगे, ऊपर से टेपिंग कर दोगे। ये आप लोगों का पेच कलिकाइन हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखो अफलन और अनुत्पादकता में अंतर लिखिए। अब भाई अनफ्रूटफुलनेस, ठीक है, फुलनेस के अंदर और नॉन प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है, तो जो अफलन वाली स्थिति होती है ये दो कारणों की वजह से होती है, एक तो बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण। आंतरिक कारणों में जैसे CN रेशियो, अब आप लोग ये जो उद्यान प्रबंधन या और चार्ट मैनेजमेंट आप वहां पढ़ोगे, वहां पर इसको देखोगे कि भाई अफलन का मतलब क्या होता है, अफलन का मतलब किन्हीं आंतरिक और बाह्य कारणों की वजह से। ठीक है, और अनप्रोडक्टिविटी का मतलब अपन कह सकते हैं कि उत्पादन नहीं हुआ है। इस तरह से आप लोग इन दोनों के बीच में अंतर बताओगे। इसके अलावा देखो अपने पास क्वेश्चन आया है कि नॉर्मली क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों को क्या देना है कि फलोद्यान लगाने की वर्गाकार विधि का नामांकित चित्र बनाओ। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो वर्गाकार विधि का नामांकित चित्र बनाकर आप लोगों को इसमें लिखना है। वर्गाकार विधि का मतलब क्या होता है, वर्ग बनाने हैं। वर्ग का मतलब है चौकोर कट में, इस तरह से ऐसे पौधे जो एक समान दूरी पे लग सकते हैं, जैसे आम लगता है 10x10 पर लगेगा। ठीक है, तो एक समान दूरी पर लग रहे हैं उनके अंदर, जैसे एक पौधा यहां पर है, एक पौधा यहां पर है, एक पौधा यहां पर है। अब आप किसी भी पौधे के बीच में दूरी देख लो, सब में क्या होगी, 10 मीटर की दूरी होगी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका आकार बना सकते हैं। अब ये डायग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, डायग्राम जैसे ही बना दिया, फिर आप लोगों को इसके बारे में 2-3 चीजें लिखनी है कि बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि है, बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, R टू R और प्लांट टू प्लांट, यानी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है या समान रहती है। इस तरह से 2-3 लाइनें आप लोगों को इसके अंदर लिख लेनी है। ठीक है, उसी तरह से देखो अपने पास आता है कि पशु आवास प्रबंधन का विशेष ध्यान रखिए, और 3 बिंदु लिखने हैं आप लोगों को। अब देखो पशु आवास जो है ना साफ सफाई वाला होना चाहिए। इसके अलावा जहां पर पशु आवास है वहां पर बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा गार्ड होना चाहिए, उनके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग से काफ जो स्टैंडिंग पॉइंट आउट होता है कि भाई काफ या फिर बछड़े का एक अलग से हाउस होना चाहिए, जिसे अपन स्टेशन बोन वगैरह अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को आवास, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि उत्पादन के लिए जितना अच्छा आहार जरूरी है उतना ही अच्छा आवास जरूरी है। ठीक है, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, सारे माइनर माइनर पॉइंट अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे अपने को क्वेश्चन दिया है, देखो जैसे राठी गाय की कोई विशेषता आप लोगों को यहां पर बतानी है कि राठी गाय की उत्पत्ति कहां पर हुई है और इसकी कोई 2 शारीरिक विशेषता बतानी है। अब आप लोगों को पता है कि राठी की 2 विशेषता बताने में आप कह सकते हैं कि भाई जो राठी है वो राठ क्षेत्र अलवर की है। कहां की है, राठ क्षेत्र अलवर, अलवर। ठीक है, राठ क्षेत्र अलवर की नस्ल है। तो ये एक इसका उत्पत्ति हो गया कि ओरिजिन प्लेस अपन क्या कर लेंगे, उत्पत्ति में अपन क्या कर लेंगे, राठ क्षेत्र अलवर कर लेंगे। लेकिन कोई 2 शारीरिक विशेषता में आप लोग एक तो ये लिख सकते हैं कि इसका बॉडी का रंग कैसा होता है, और आकार की अपन बात यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग उत्पादकता या फिर उपयोगिता लिख सकते हैं, उपयोगिता कि भाई कितना दूध देती है। इसके अलावा ज्यादातर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये भाई एक जो नस्ल है ये ट्रिपल क्रॉस डीडी या त्रिसंकरित नस्ल है, त्रिसंकरित नस्ल है, जिसमें अपन कहते हैं कि साहिवाल, थार पारकर और लाल सिंधी के क्रॉस से इस नस्ल को तैयार किया हुआ है। तो ये माइनर माइनर पॉइंट अपन यहां पर लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो जैसे अपने को दिया है कि सूरती भैंस की नस्ल है, किसकी नस्ल है, सूरती भैंस की नस्ल है। इसकी कोई 3 शारीरिक विशेषता आप लोगों को लिखनी है। तो मध्यम आकार की होती है, भैंसों की सबसे हल्की नस्ल होती है, भूरे रंग की होती है, इसके सींग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तलवार नुमा होते हैं, या फिर अपन यूं कह सकते हैं दराती नुमा इसके सींग होते हैं। ये 3-4 चीजें अपने को इसमें बतानी है। इसके अलावा देखो पशुओं में गलघोटू रोग के रोगजनक की बात करनी है और कोई 2 लक्षण लिखना है। अभी एचएस जो होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसके कोई 2 लक्षण आप लोगों को यहां पर लिखना है कि भाई गलघोटू जो होता है, एचएस जो होता है वो छोटे पशुओं में ज्यादा होता है। किसमें होता है, छोटे पशु में। और पशुओं में भी सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, भैंस को करता है। किस आयु के पशु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, 6 माह से लेकर 2 वर्ष के जो पशु होते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, गले के अंदर गर्म कठोर सूजन आ जाती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये चीजें अपन सारी की सारी इसके अंदर लिख सकते हैं। इसी की तरह से देखो अपने पास क्या आया है कि भी पशु प्लेग रिंडर पेस्ट के कोई 3 उपचार आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग एक तो क्या करेंगे कि आरपीवी
आरपीवी का क्या करेंगे, टीका लगाएंगे भाई। रिंडर पेस्ट वैक्सीन का आप लोग क्या करेंगे, टीका लगा देंगे। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, साफ सफाई रखेंगे, ठीक है। जितने भी अफेक्टेड पशु है उनको हेल्दी पशुओं से अलग रखोगे। ये तो आप लोगों को भाई अपन कह सकते हैं प्रिवेंटिव यानी बचाव के उपचार है। लेकिन उपचार की जब बात आती है कि उपचार में आप क्या कर सकते हैं, तो उपचार के अंदर अपन सल्फामिडीन जैसे जो इंजेक्शन वगैरह हो सकते हैं, निमोवेट है वो आप लोग दे सकते हैं। कई कारणों की वजह से जो एलर्जी आ रही है उस एलर्जी को अपन रोक सकते हैं। बुखार जो आ रहा है उस बुखार को कम करने के लिए टेबलेट अपन लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें आप लोग इसके अंदर लिखकर अपने इसका आंसर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये है, इसलिए अपन इसके ऊपर ज्यादातर बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखो अपन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दीर्घकालीन क्वेश्चनों के आंसर अपने को कैसे लिखने उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक तो आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, सूक्ष्म जीवों युक्त उर्वरक, ठीक है। एक तो अपने पास होता है जैविक उर्वरक। जैविक उर्वरक का मतलब है जीवाश्म पदार्थों से बना हुआ। उर्वरक का मतलब होता है कि जो रसायनों के द्वारा बना हुआ है या किसी केमिकल या फिर किसी फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया गया है। अब बायो फर्टिलाइजर की बात आती है तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों युक्त उर्वरक, जैसे पीएसबी, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रोराइजा, ठीक है। ये सारे क्या बायो फर्टिलाइजर लिखना है और इसके उपयोग के बारे में आप लोगों को यहां लिखना है। इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन अथवा में आप लोगों को दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लोगों को बायो फर्टिलाइजर के बारे में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोगों को जैविक खेती के बारे में आ रहा होगा। जैविक खेती का मतलब है रसायन मुक्त खेती, ठीक है। और रसायन मुक्त खेती में इसका विस्तृत वर्णन आप लोगों को देना है, संक्षिप्त वर्णन आप लोगों को यहां पर करना है कि जैविक खेती आप लोग करते हो तो उसका क्या फायदा हो सकता है। लगभग एक पेज में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। तो जैविक खेती से फायदा क्या होगा कि भाई मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पशु स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा, पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट आप लोग यहां पर पॉइंट बनाकर आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जैम बनाने की विधि का वर्णन करो और फल परिरक्षण की अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, यानी टेम्परेरी मेथड्स ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में आप लोगों को यहां पर आंसर देना रहेगा। इसी के साथ देखो अपन बात करते हैं, जैसे आप लोगों को एक नस्ल दी है कि बकरी की जमुनापरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल लिखना है। उत्पत्ति स्थल के अलावा इसका वितरण लिखना है। वितरण के बाद इसकी विशेषता और उपयोगिता लिखनी है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करोगे, मैं सीधा सा बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को टू द पॉइंट बनाना। जैसे आप लोगों ने पहला बना दिया उत्पत्ति, क्या बना दिया, उत्पत्ति, सिंपल सा, इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दी और आप लोगों ने लिख लिया जो जमुनापरी का उत्पत्ति है वो नॉर्मली अपन कहां पढ़ते हैं, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश, ठीक है, या इटावा उत्तर प्रदेश या इटावा यूपी आप लोग कर देते हो कि भाई इसका जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति इटावा, ठीक है। इटावा में भी इटावा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर और ज्यादा लिखना चाहो तो लिख लो चंबल और यमुना नदियों के संगम पर। अब वितरण की बात करें तो वितरण ये कहां कहां पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, इन दोनों राज्यों के नाम लिख लो। विशेषताओं की बात कर ले कि विशेषताओं में इसकी क्या विशेषता होती है, तो एक तो इसमें नाक होती है, किसी नाक ऐसे करके लिखना, नाक इसकी रोमन होती है, ठीक है, रोमन, ठीक है। इसके अलावा इसके कान हेडिंग डालोगे और कान में लिखोगे लंबे लटकते हुए घुमावदार पेंडुलेटेड ईयर होते हैं। इसके अलावा आप लोग इसमें डालोगे बाल, बाल में आप लोगों को लिखोगे पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं। फिर आप उपयोगिता की बात करोगे, उपयोगिता में 2-3 लाइनें लिखोगे। जैसे उपयोगिता में आप लिखोगे कि बकरी की ये एक जादुई नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है जो दूध उत्पादन और मांस उत्पादन में काम ली जा रही है। तो दूध उत्पादन इसका 1 to 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से लिख लो। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं मांस उत्पादन कितना होता है, तो इसमें नर जो होता है वो 90 किलो का औरत होता है और मादा जो होती है वो 60 किलो की होती है। यानी नर मांस उत्पादन भी काफी अच्छा होता है, नर से 90 किलो के समथिंग और मादा से कितना होगा, अप्रोक्स 60 किलो के समथिंग होता है। इस तरह से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। उसी तरह से भेड़ की चोकला नस्ल के बारे में अपन लिख सकते हैं कि भेड़ की चोकला नस्ल का उत्पत्ति और उत्पत्ति स्थान क्या है, वितरण क्या है, विशेषता क्या है। तो मैंने कहा था ना कि नस्लों से आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो बड़ा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी तरह से देखो गेहूं की खेती के वर्णन आप लोगों को करना है। तो गेहूं की खेती में मृदा कौन सी चाहिए और जलवायु कौन सी चाहिए। अब देखो यहाँ पर टू द पॉइंट की बात आ रही है। तो अब जैसे मृदा में आप लोग क्या लिखेंगे कि सर सारी जो फसलें होती है वो दोमट मृदा में लगती है, तो दोमट मृदा में लगेगी। और दोमट मृदा के अलावा दोमट मृदा, और इस दोमट मृदा का पीएच आप लिखोगे 6.5 to 7.5 आप लोग क्या लिख लेंगे, पीएच लिख लेंगे। और इसके अलावा और अगर ज्यादा मृदा के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हो अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। इसके अलावा देखो
जलवायु की बात हो जाती है, ठंडी जलवायु इसके लिए सूटेबल होगी। बीज दर की बात कर लो, 100 किलो बीज दर अपन लेंगे। कितनी लेंगे? 100 किलो। बीजोपचार किस लिए करेंगे? बीजोपचार अपन करेंगे रोग से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए। तो सबसे ज्यादा अपन लगता है अपने पास रोग, तो अपन फंजीसाइड से ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद अपन ट्रीटमेंट देंगे इंसेक्टिसाइड से, उसके बाद अपन देंगे राइजोबियम से। तो राइजोबियम अपन यहाँ यूज नहीं कर रहे, तो अपन यहाँ पर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग यहाँ पर अपन करेंगे। अब देखो अपने को दिक्कत ही आती कि सब कौन सा फंजीसाइड ले, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आप थायराम ले लो, थायराम, ठीक है। केप्टान ले लो, केप्टान, केप्टान के अलावा बाविस्टिन ले लो। इन सब का यूज अपन करेंगे 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। 1 किलो बीजों के लिए अपन 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड का प्रयोग करके अपन बीज उपचार करेंगे, फिर बुआई करेंगे। इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को ध्यान रखना कि कौन सा इंसेक्ट फसल के अंदर सबसे ज्यादा लग रहा है, जैसे दीमक सबसे ज्यादा लग रहा है, और दीमक के लिए अपन क्या यूज करेंगे? क्लोरोपाइरीफोस यूज करेंगे, क्लोरोपाइरीफोस। और क्लोरोपाइरीफोस से जब बीज उपचार करते हैं तो 4 ml पर केजी बीज की मात्रा अपन इसमें रखेंगे कि 1 किलो बीजों के लिए अपन क्लोरोपाइरीफोस कितना लेंगे? 4 ग्राम की समथिंग अपन यहां पर लेते हैं। तो कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर माइनर रखना है, ज्यादा कोई विशेष इसमें है नहीं है। उसी तरह से देखो 4 उन्नतशील किस्मों के नाम लिखने हैं। अब 4 उन्नतशील किस्मों में आप लोग क्या लिखोगे? जैसे लिख लो हीरा, हीरा, मोती, जवाहर, जवाहर, ज्योति, ठीक है। हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति, राज, 3077, 3077। ये 3 वेराइटी 4 वेराइटी लिखनी, लेकिन मैंने आप लोगों को 4-5 और बता देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे सोनालिका लिख लो, सोनालिका, ठीक है। कल्याण सोना लिख लो, कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना। इसके अलावा छोटी लरमा लिख लो, छोटी लरमा। पूसा लरमा लिख लो, पूसा लरमा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी जो थी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी। तो इसमें से कोई 4 वेराइटी जो आप लोगों को सिंपली याद रह सके, उन वेराइटीज के बारे में आप लोगों को ज्यादा जिक्र यहां पर करना रहता है। अब देखो पौध संरक्षण के अंदर क्या करोगे साहब? पौध संरक्षण में क्या करेंगे? तो पौध संरक्षण में आप लोगों को पौधे को बचाना है कि पौधे के अंदर कौन कौन से कीट लग रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से रोग लग रहे हैं। तो आप लोग रोगों के नाम लिख लो। जैसे एक तो आप लोगों को पता है रोली लगेगी, रोली यानी रस्ट लगेगी, ठीक है। रस्ट अब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक इसमें करनाल बंट लगता है निमोशिया इंडिका के द्वारा, एक अपने यहाँ पर स्मट आती है। तो इनके आप लोगों को नाम लिखने, और नाम के साथ आप लोगों को क्या लिखना है? नाम के साथ आप लोगों को इसके उपचार भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। बेटा अपन इसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अपने पास और बच जाते हैं, जैसे माइनर क्वेश्चन अपने इसमें 2025 के पेपर में बच गए। उसी तरह से देखो मैंने कहा था ना, गेहूं पढ़ लो, मूंगफली पढ़ लो, गेहूं मूंगफली दोनों के क्वेश्चन है। ठीक उसी प्रकार से इसका देखो आम की खेती में भी सेम है। आम की खेती में भी अपन भूमि और जलवायु लिखेंगे, कोई 4 उन्नत किस्में लिखेंगे। पादप प्रवर्धन की बात करेंगे, जैसे ग्राफ्टिंग अपन इसके अंदर ज्यादा करते हैं, तो ग्राफ्टिंग में भी वीनियर ग्राफ्टिंग वगैरह इसके अंदर अपन बताएंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे अनार की खेती के बारे में लिख लो, ठीक है। और ये आप लोगों का 2025 का जो मॉडल पेपर था ना, ये अपना यहां पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन जो आगे के जो मॉडल पेपर देखेंगे उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यहां पर बनता है। तो मेरा मेन ये था कि आप लोगों को लिखने का एक जरिया बताना है कि बहुत कम समय में अपन कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो अब मैं अगर आपको पूरा पढ़ाने लगूंगा तो अपना बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जो चीजें अपन साल भर पढ़ के कंप्लीट नहीं करे हैं ना, तो उसको अपने को मात्र 2-3 घंटे में कवर अप करना है। तो इसी पर्पज से अपन ने क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। बाकी थ्योरी आप लोग धीरे धीरे क्या करोगे? पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी आपको नहीं सर हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा कहां पर? यूट्यूब पे जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कहां जुड़ना पड़ेगा? टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे हमें क्या मिलेगा सर? कैप्सूल मिलेगा, हाईटेक कैप्सूल। मात्र 20 पेज में आप लोगों को क्या है, तमाम की तमाम सारी की सारी जो जानकारी है आप लोगों के चैप्टर वाइज, कि किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कितने नंबर का बनेगा, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को कहां मिलेगी? हाईटेक कैप्सूल में मिलेगी। तो जुड़ना ना भूले किससे? हाईटेक क्लासेस से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर अपन यहां पर देखते हैं। ओके, तो अपन ने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया था एग्रीकल्चर का। मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद अब अपने पास समस्या क्या थी कि सर अब हम क्या पढ़े? आपने तो हमें सॉल्व करवा दिया, ठीक है। सॉल्व करवाने के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर पर विशेष फोकस करना है, उसकी बात अपन इस क्लास के अंदर करते हैं। तो देखो जब अपना मॉडल पेपर अपने सॉल्व किया था ना, तो उसके बाद अब अपना जो चलेगा वो क्या चलेगा कि अब अपने देखो टोटल मैंने क्या डाला है कि भाई 12th आरबीएससी बोर्ड, ठीक है, यानी वही
प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को अपने को देखना है और उसी से एनालिसिस करना है कि 25 में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पेपर में आपको यह भी पता चल जाएगा कि रिपीटेड चीजें कितनी है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सी क्रॉप अपने को पढ़नी है, किस जगह से अपना क्वेश्चन बनता है, उन चीजों पर फोकस करेंगे। अब देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, अब तुम्हें मैं आप लोगों को आंसर बहुत कम और क्वेश्चन बताऊंगा। देखो जैसे ये पेपर आप लोगों के सामने है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 एग्रीकल्चर का पेपर है। 3 घंटे और 15 मिनट में अपने को इसको करना था और पूर्णांक इसमें कितना था, 56 नंबर का पूर्णांक था। तो चलो इसी चीज को अपन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वही पहली चीज अपने पास क्या रहेगी, एक खंड के अंदर अपने को क्वेश्चंस रहेंगे कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन अपने पास रहेंगे, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे, वो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जो अपने पास वन लाइनर क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर फोकस करके मैं आप लोगों को बता देता हूं कहां कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो जैसे पिछले साल 2025 का जो मॉडल पेपर देखा था उसमें अपन ने क्या देखा था कि भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी होती है, 7.3% पढ़ा था। ऑप्शन वही है सेम, अब दे दिया है गाय के दूध में औसतन वसा प्रतिशत कितना, 4.1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो इसके अलावा जैसे दे दिया छापर और शेखावटी के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है, चोकला जानी जाती है। अब यहां पर देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन अपने पास कितने रहेंगे, 18 रहेंगे और इसको आप कर भी लोगे, मुझे पता है। ये जो आपके चैप्टर के पीछे जो दिए ना उनको आप लोगों को अच्छे से रटना है। अब देखो अपन यहां से अपन इसको देखते हैं, जैसे रिच के में राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज काम लेते हैं। अब आप लोगों को पता है रिच का क्या है, लेग्यूम क्रॉप है, तो उसमें राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज काम लेंगे, राइजोबियम मेलिलोटाई स्पीसीज काम लेंगे। ठीक है, हमारे देश में शुद्ध कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो जिसे अपन फिल इन द ब्लैंक पढ़ते हैं ना कि 10 फिल इन द ब्लैंक अपने पास आते हैं और 10 फिल इन द ब्लैंक में जो अपने पास नंबरिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 नंबर की रहेगी। तो ये सारे जब आप वन लाइनर, मैं आप लोगों को मैंने बोला ना कि कैप्सूल आप लोगों को दूंगा, क्या दूंगा, हाईटेक कैप्सूल। ध्यान रखना, अभी भी अगर आप लोगों को हाईटेक कैप्सूल नहीं मिला है ना तो आप चले जाओ कहां पर, टेलीग्राम पर। कहां चले जाओ, टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर आप लोगों को एक मिलेगा हाईटेक कैप्सूल करके। इसमें कितने पेज, 20 पेज। नंबर ऑफ पेजिग्नेशन कितनी, 20 पेज। 20 पेज में आपके टोटल चैप्टर का, ठीक है, जितने भी आप लोगों के टॉपिक है सारे टॉपिक का क्या है, वन लाइनर हमने वहां पर दे रखा है। इसीलिए ये चीजें मैंने आपकी क्या कर दी, छोड़ दी है। तो सारी जब वन लाइनर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे रखी है तो यहां पर क्यों डिस्कस करूं मैं भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो अब अपन देखते हैं कि भाई पर्टिकुलर अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं, उसके ऊपर अपन फोकस करते हैं। देखो 2025-24 का ये पेपर और 24 के पेपर में पहले ही क्वेश्चन आप लोगों के पहले ही चैप्टर से बना है, मृदा उत्पादकता से आप क्या समझते हैं। सीधा सा बताओ, केजी प्रति हेक्टेयर। भाई एक इकाई क्षेत्र की उत्पादन क्षमता को ही अपन मृदा उत्पादकता बोलते हैं और केजी प्रति हेक्टेयर में अपन इसको मेजर करते हैं। हरी खाद वाली फसलों के कोई एक आवश्यक गुण लिखो। तो हरी खाद वाली फसलें कैसी होनी चाहिए, लेग्यूम होनी चाहिए, दलहनी फसलें होनी चाहिए, तभी तो जाकर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। शुष्क कृषि का कोई एक सिद्धांत लिखो। अब देखो सिद्धांत, नमी संरक्षण का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, नमी संरक्षण का सिद्धांत लिख लो। फसल उत्पादन के सिद्धांत आप लोग इसमें लिख लो। कोई एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना रहेगा यहाँ पर। अंगूर की फसल में संगाई ट्रेनिंग की कोई एक विधि लिख लो। अरे भाई इतनी सारी हेड मेथड है, बोवर मेथड है, ठीक है, जैसे पांडाल मेथड वगैरह बोलते हैं, तो टेलीफोन विधि है। उनमें से किसी एक विधि के बारे में आप लोगों को यहां पर लिखना है क्या, कि अंगूर की कोई एक संगाई की विधि आप लोगों को यहां पर देनी है। ये आप लोगों का 10वां चैप्टर जो है फ्रूट प्रोडक्शन, जिसमें हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स आप लोगों को दी है, उससे ये क्वेश्चन बना है। इसके अलावा देखो किसी एक फल परिरक्षक पदार्थ का नाम लिखो। ऐसा परिरक्षक पदार्थ जो किसी प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काम आ रहा है, जैसे सिरका आ रहा है, तेल काम आ रहा है, रासायनिक के अंदर जैसे सोडियम बेंजोएट काम आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को किसी एक परिरक्षक का यहाँ पर नाम लिखना है। मालपुरा नस्ल की कोई एक विशेषता लिखो। क्या लिखोगे कि मालपुरा नस्ल की जो भेड़ है उसकी ऊन वर्षा ऋतु के बाद पीली पड़ जाती है, लंबी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है। ये चीज सीधी सी लिखनी है। खुर पका मुंह पका के कोई एक लक्षण लिखना। देखो खुर पका और मुंह पका का कोई, मैंने कहा ना खुर पका मुंह पका रोग आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोग रहने वाला है। ध्यान रखना, आप किस चैप्टर में क्या पढ़ोगे यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना गया, आपको कौन से पेपर
कौन से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, सारे के सारे जो पेपर है आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा और इनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दे दूंगा। अभी सिर्फ इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, खाज खुजली माइट्स के द्वारा होती है, इसके बारे में लिखना है। उत्तम बीज के कोई गुण लिखने हैं। देखो, उत्तम बीज की जेनेटिक प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके अलावा क्या है, आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता अच्छी होनी चाहिए। ये आप लोगों को लिखना है कि उत्तम बीजों में क्या होता है, अंकुरण प्रतिशतता अधिक होती है, जेनेटिक प्योरिटी यानी आनुवंशिक शुद्धता अधिक होती है, फिजिकल प्योरिटी भौतिक शुद्धता अधिक होती है, डोकेज कम होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, ये से लिखना है। भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं क्या है, 3 बिंदु लिखने हैं भाई साहब। 3 बिंदु बताना है कि भारत में जैविक खेती की क्या संभावना है। अब क्या संभावना हो सकती है भारत में जैविक खेती? अरे भाई, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपन कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने पशुपालक या फिर जितने कृषक है जो खेती करते हैं वो पशुपालन भी करते हैं, तो इनकी रिसोर्सेज जो है, जैविक खेती में जीवाश्म पदार्थों के रिसोर्सेज अपने पास काफी अच्छे हैं। जैसे फसल अवशेष चाहिए तो अपन खेती करते हैं, फसल अवशेषों से ले सकते हैं। अपने को और क्या चाहिए, अपने को और चाहिए जैसे जीवाश्म पदार्थों में गोबर की खाद वगैरह चाहिए, तो गोबर की खाद अपने को यहां से मिल जाएगी पशुओं से। तो अपन कह सकते हैं कि भाई इसका भी काफी अच्छी संभावनाएं अपने पास है। सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य लिखने हैं भाई, उनकी उपापचयी क्रियाओं को संकुल करने के लिए, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए, इसके लिए अपन क्या देंगे, सिंचाई देंगे। जीपी ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग का आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बनाना है। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी बात कर रहे हैं। फलोद्यान में गर्म हवाओं से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चूना का लेप कर सकते हैं अपन पौधों के ऊपर, रेन टार्ट लगा सकते हैं, शेल्टर बेड्स लगा सकते हैं, वायु रोधक वृक्ष अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, पशु आहार प्रबंधन पर कोई 3 बिंदु आप लोगों को लिखना है कि आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, कितनी मात्रा में पशु को आहार देना चाहिए, कितने दूध उत्पादन पे कितना आहार अपन देंगे, ये सारी चीजें अपने को यहाँ लिखनी है। धान की नर्सरी तैयार करने की कोई 3 विधियों का नाम लिख लो, सिर्फ नाम ही लिखने हैं। वेट बेड यानी गीली क्यारी विधि, सूखी क्यारी विधि, डेपोक विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, नाम लिखने हैं, सीधे से नाम अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहरबाद रोग के बचाव के कोई 3 उपाय लिखे, बीक्यू को कैसे बचा सकते हो, फड़किया रोग, ईटी एंट्रोट्रोक्सीमिया, ईटी के बचाव के कोई उपचार लिखने हैं आप लोगों को। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय, देखो मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। अब ऑपरेशन फ्लड का क्वेश्चन 2025 के मॉडल पेपर में देखा और 2024 में भी अपने पास क्या आ गया, ऑपरेशन फ्लड आ गया। इसी तरह से देखो अपन बात करते हैं किसकी, सी सेक्शन में अपने पास आता है 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चनों की, शब्दों की अपने को सीमा रखनी है। एक में क्या है, 3-3 या 100 शब्द लिखने हैं। ठीक है, उसी तरह से देखो यहां पर अपने को क्या पूछा है कि खरपतवार नियंत्रण की भौतिक और यांत्रिक विधियों की विवेचना करनी है। भौतिक और यांत्रिक विधियां, भौतिक विधियां कौन कौन सी और यांत्रिक विधियां कौन कौन सी। अरे भाई, फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स आप लोगों को लिखना है। जैसे आप यंत्रों से किसी की कटाई वगैरह कर दोगे तो किस में जाएगा, यांत्रिक विधियों में जाएगा। उसी तरह से देखो खरपतवारों में रासायनिक नियंत्रण लिखना है। रासायनिक नियंत्रण में शाकनाशियों के गुण और उनकी विशेषता लिखनी है। भाई किस प्रकार का शाकनाशी है, ठीक है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, किस प्रकार के हर्ब्स यानी शाक को या फिर अपन यूं कह सकते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए उसको प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से अमरूद की जेली बनाने की विधि या आंवले का मुरब्बा बनाने की विधि लिखनी है। मारवाड़ी नस्ल की उत्पत्ति स्थल लिखना है। मेवाड़ी जो नस्ल है, मेवाड़ी नस्ल कहा कि मेवाड़ की है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान अपन इसमें मेवाड़ कर देंगे। वितरण में अपन पूरा मेवाड़ बता देंगे। जैसे मेवाड़ के अंदर अपन बता देंगे भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, उदयपुर है, यहाँ पर ये ज्यादातर पाई जाती है। विशेषताओं की बात कर लेंगे। मारवाड़ी नस्ल, जो अभी भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पड़ी है, वही अपने को मारवाड़ी नस्ल बतानी है कि मारवाड़ी नस्ल बकरी की भी है, भेड़ की भी है। यहाँ पर आप भेड़ की नस्ल को लेकर विवेचना कर लो कि भेड़ की नस्ल है, मारवाड़ इसका उत्पत्ति स्थल है। वितरण मारवाड़ के जोधपुर, पाली, जालोर इसके अंदर पाई जाती है। विशेषताओं में आप कह दो कि भाई ये मध्यम आकार की नस्ल है, पतली होती है, टांगे लंबी होती है, इसकी टांगों पर कोई बाल नहीं होते। ऊन इसकी वर्षा ऋतु के बाद पीली पड़ जाती है, मोटी ऊन होती है जो कारपेट वगैरह बनाने में काम आती है। यूटिलिटी में कह दो कि मांस उत्पादक नस्ल है एक, और विशेषताओं में आप कह दो अच्छी रोग प्रतिरोधक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को इनको क्या करना है, आंसर देना। अब देखो अपन बात करते किसकी, निबंधात्मक में। मैंने आप लोगों को जब जैसे ये क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको क्या बोला था, गेहूं पढ़ना बेटा, मक्का पढ़ना, मक्का के अलावा मूंगफली पढ़ना, और यही क्रॉप सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। और क्या दे दिया, मक्का। मक्का की खेती का वैज्ञानिक वर्गीकरण करना है, जिसमें खेत की मृदा लिखनी है और खेत की तैयारी लिखनी है। अब देखो, जहां पे भी आपसे पूछे मृदा, जहां पर भी आपसे क्या पूछ रहा है, मृदा, मृदा में आपको सीधा सा सैंडी लोम सोइल ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। सैंडी लोम यानी बलुई दोमट मृदा, क्या लिखोगे, दोमट मृदा, जिसका पीएच होना चाहिए कितना, 6.5 to 7.5 पीएच,
अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली, जल निकास, जल निकास इसका क्या है, अच्छा होना चाहिए। अब कोई सी भी फसल देके पूछे, धान को छोड़ करके, आलू को छोड़ करके और चाय को छोड़ करके, चा चा आ, चा चा आ, चाय, चावल और आलू, इन तीनों के लिए अम्लीय मृदा चाहिए। कैसी चाहिए, अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा, और इसका पीएच होना चाहिए 4 से 6 पीएच होना चाहिए। बाकी सारी फसलों का पीएच होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए, इन फसलों का पीएच कितना होना चाहिए, 4 से 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इन फसलों को छोड़ करके कोई सी भी फसल आपको दे दे, सेम मृदा आप लोगों को यहां पर लिखनी है। बीज दर और बीजोपचार, बीजोपचार वही मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वही करना है FIR से, इसके अलावा और कोई यूज नहीं करना है। बीज दर में आप लोगों को पता है कि संकुल किस्मों की जो बीज दर होगी वो कितनी होगी, 18 से 20 होगी। संकर की कितनी होगी, संकर की 20 से 25 होगी, ठीक है। बेबी कितने साल की होती है, बेबी 25 साल की होती है। बेबी कॉर्न की कितनी होगी, 25 केजी होगी। पॉपकॉर्न की कितनी होती है, पॉपकॉर्न की 10 केजी होती है, पॉप 10 होती है। स्वीट कॉर्न की कितनी होती है, स्वीट 6 होती है, कितनी होती है, 6 केजी। तो आप सीधा सा बोलो, संकुल की 18 से 20, संकर की 15 से 20 से 25, बेबी 25, बेबी कितने 25 की, पॉप 10, स्वीट 6, स्वीट 6। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर बात करोगे, प्लांट प्रोटेक्शन में वही कि पादपों को बचाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डाउनी मिल्ड्यू लगेगा, पाउडर मिल्ड्यू लगेगा, रोग के अंदर स्टेम, कीट के अंदर स्टेम बोरर आ जाएगा, ठीक है। एक अपने को अभी वर्तमान में जो चल रहा है फॉल आर्मी वर्म, वो भी इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कीट और रोगों के बारे में लिखना और उनका उपचार आप लोगों को वहां पर लिखना कि कैसे आप उस कीट और रोग से पौधे को बचा सकते हैं। कोई 4 उन्नत किस्में लिखनी है, लिख लो भाई, उन्नत किस्मों में किसान लिख लो, विक्रम लिख लो, जवाहर लिख लो, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लो गंगा वन लिख लो, ठीक है, माही धवल वगैरह ये वेराइटीज आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को इसका है, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को यहाँ पर देना रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने को किस रिलेटेड पूछा है, चने की खेती। मैंने कहा था चना पढ़ लेना, चना भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो सेम पॉइंट लिखने हैं चने की खेती में भी, कोई विशेष विवरण इसमें नहीं है। आंवले की फल में आंवला पूछा है, आंवले में भी भूमि वही लिखोगे, 4 इसकी किस्में लिख लोगे, कृष्णा लिख लो, नॉर्मल जो वेराइटीज है वो वहां पर लिख लो, पौध लगाने की विधियां यहाँ लिख लो, इसके अलावा कीट और व्याधियों के बारे में लिख लो, बेर की खेती दे दी। देखो तो ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में आप लोगों को सिर्फ क्या है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। अगला पेपर अपन देखो, ये अपना हाईटेक का रिजल्ट है। अब देखो बिहार की टॉपर बनी है या आशिका राज, हाईटेक से पढ़ी है, ऑफलाइन पढ़ी है, छोटी सी एक बच्ची जो बिहार यानी 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ राजस्थान आई है, उदयपुर के अंदर, और इसने आकर यहाँ पर न सिर्फ पढ़ाई की है, पूरे बिहार के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आई है। किसके अंदर, जर्नल के अंदर। एग्रीकल्चर का जो सीओटी का पेपर दिया था उसमें से 200 नंबर इसने लिए हैं। राजस्थान के अंदर इसने टॉप किया है। आशिका राज, जिनके पिताजी का नाम क्या है, रविंद्र प्रसाद जी, नवादा बिहार की ये बच्ची है। उसके अलावा अपने राजस्थान में झाड़ोल फलाशिया का ये बच्चा देखो, निखिल कुमार दामा, इसने पूरे राजस्थान में 5th रैंक ली है। 5th रैंक के साथ अपन देखो यहाँ पर ये सारा का सारा कहते हैं कि रिजल्ट है हाईटेक का, जिसमें 8th रैंक है इसकी, 9th रैंक है, 13 रैंक है, 17 रैंक है, 17 रैंक है, ठीक है। ये मेल और फीमेल में 17 रैंक है। इसके अलावा 32 यानी 32वीं रैंक अपने पास है। आशिका राज बिहार में टॉप किया है, ध्यान रखना, बिहार की पहली रैंक अपने पास लेके आई है। सारा का सारा रिजल्ट मैं हाईटेक आप लोगों को बताऊंगा। यानी हाईटेक आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं है, आप लोगों को रिजल्ट देने का अग्रसर रहता है कि आपको किस तरह से रिजल्ट देना। देखो नाप लूंगा तो क्लास खत्म, क्लास में मैं कहूंगी टाइम पीरियड अपने पास कम बच जाएगा। रैंक देखो 37 रैंक, 39 रैंक, 42वीं रैंक, 45वीं रैंक, 52वीं रैंक, 60वीं रैंक, ये टीना धाकड़ अपने यहीं की बिजोलिया की है। और ये देखो सारा का सारा जेट 2024 का रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितने शानदार और होनहार बच्चे हैं। गौरी सैनी जिसकी 144वीं रैंक आई है अपने पास, दौसा की ये लड़की है, ठीक है। शिल्पा खराड़ी अपने डूंगरपुर की लाडली है, ठीक है। आकाश जी करौली के है। मोहित जाट अपने मांडलगढ़ पिडवाला का है, इसका सीओटी में भी सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा इसका जेट के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है।
और अभी वर्तमान में जोधपुर के अंदर ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हाईटेक सिर्फ आपको पढ़ाने का काम ही नहीं कर रहा, आपको रिजल्ट देने का काम भी कर रहा, और इतनी अच्छी मार्किंग, ये कोई फेक रिजल्ट नहीं है, ये सारे बच्चे अपने पास है। जैसे ये हितेंद्र अभी आरसीए के अंदर है, ठीक है, जूनियर है, मिलता रहता है, काफी बार मिल जाता है। आशिका राज आरसीए में भी पढ़ रही है, आईसीआर से आई हुई बच्ची आरसीए में पढ़ रही है। तो हाईटेक आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं कर रहा, यहां आप लोगों को रिजल्ट देने का काम कर रहा। अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को 12th का बताऊंगा। इसी तरह से 12th में पिछले साल मैंने करवाया था कि मस्ट क्वेश्चन उनको बता दिए, बच्चे पढ़ के गए, 90 to 95% स्कोरिंग की है। 12th का रिजल्ट भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेपर वाले में दिखाऊंगा। अगला पेपर देखो 2023 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देखते हैं। वही अपने पास सबसे पहले क्या रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू के बाद क्या अपने पास रहेंगे, देखो एमसीक्यू में भी यहाँ पर बहुत इजी एमसीक्यू है, ज्यादा कोई विशेष नहीं है। आपसे पूछा क्या है कि सहजीवी जीवाणु कौन सा है, तो सहजीवी जीवाणु कौन सा होता है भाई, जो पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है या जीवन व्यापन करता है साथ साथ रहकर। इसके अलावा देखो अपने पास क्या आया, धान की जल मांग कितनी है, सभी को पता है 900 से 2500 इसकी धान की जल मांग होती है। अरे जो का वानस्पतिक नाम पूछा, होडियम वल्गेर करोगे, क्या करोगे, होडियम वल्गेर। चिया मेज किसका, मक्का का। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं। साइसर एरेटिनम क्या, चना। इसके अलावा आलू का कुल कौन सा है भाई, आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, ठीक है, सभी को पता रहता है। दशहरी किसकी, आम की किस्म है। पपीते की पोत लगाने के लिए गड्ढे का आकार कितना करेंगे, 50 into 50 सेंटीमीटर करेंगे। किस नस्ल के सींग जलेबी आकार के होती है, अरे जलेबी आकार की सींग किसके होते हैं, मुर्रा के होते हैं। पेल्ट के लिए कराकुल पाली जाती है, ठीक है। एंथ्रेक्स बीमारी किससे होती है, बेसिलस एंथ्रेसिस से होती है, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस से होती है। तो देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे। मल्च का प्रयोग क्या रोकने के लिए करते हैं, नमी को रोकने के लिए करेंगे, ठीक है, खरपतवारों को रोकने के लिए कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई का आविष्कार किसने किया था, सिमका ब्लास ने किया था। गलघोटू रोग पशुओं, गलघोटू रोग होने पर पशुओं में क्या तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। इसके अलावा देखो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी आनंद गुजरात। तो देखो ये क्वेश्चन अभी मॉडल पेपर में भी देखा था अपन ने, यहां पर भी छपा हुआ क्वेश्चन है। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरह से देखो। असिंचाई अनइरिगेटेड फार्मिंग किसे बोलते हैं, जहां पर सिंचाई के कोई साधन अवेलेबल नहीं है। अमरूद की कोई दो उन्नतशील किस्में लिखनी है। उत्तम किस्म की जेली बनाने के लिए किसका, अमरूद का प्रयोग करेंगे। पेक्टिन, पेक्टिन में काम आने वाले उपकरण का पेक्टिन परीक्षण, पेक्टिन को मापने के लिए आप जेलीमीटर वगैरह पेक्टिन टेस्ट मीटर का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक विदेशी नस्ल की बकरी का नाम लिखना है, एंग्लो न्यूबियन लिख लो, विदेशी नस्ल की बकरी है। टोगनबर्ग लिख लो, विदेशी नस्ल की बकरी है। मुर्रा और सूरती भैंसों के संकरण से कौन सी नस्ल तैयार की गई है, मेहसाना तैयार की गई है। पशुओं में उपापचय मेटाबॉलिक जनित रोगों के नाम लिखना है। अब भाई कौन कौन से उपापचय रोग है, देखो मैं बता देता हूं। उपापचय रोग का मतलब जो किसी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता की वजह से हो रहा हो, और पोषक तत्वों की कमी की अधिकता की वजह से लिख दो ना, मिल्क फीवर लिख लो, पाइका लिख लो, कीटोसिस लिख लो। ये सारे किससे है, किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से। देखो सेम क्वेश्चन 2024 का। अब देखो ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहां पर क्या पूछा है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को क्या क्वेश्चन दे दिया कि एनडीडीबी की फुल फॉर्म लिखो भाई, सीधा सा ऊपर से पढ़ो नीचे आंसर लिखो। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। स्कोरिंग कैसे करनी बताऊंगा मैं आप लोगों को, इनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा यूट्यूब के ऊपर। अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन और किस टॉपिक से आप लोगों को ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले किन 3 कारकों के नाम लिखो, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, ऑब्जेक्टिव के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा था। मृदा जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का नाम लिखो। खरपतवार को परिभाषित करो और इनकी कोई 2 विशेषता लिखो। पहले भी अपने पास 1 नंबर पे क्वेश्चन था कि खरपतवारों की विशेषता लिखो, तब अपन ने कहा था कि डीप रूट सिस्टम होता। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब यहां पर क्या दे दिया कि खरपतवार की परिभाषित भी करनी है, और 1.5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है कि आधे नंबर की तो इसकी परिभाषा, आधे नंबर की एक विशेषता और आधे नंबर की दूसरी विशेषता। तो खरपतवार क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते, ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिसाइड, यानी ऐसे पौधे जो अवांछित समय पर या अनावश्यक उग जाते हैं, जिनकी जहां पर आवश्यकता नहीं होती वहां पर उग जाते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो जिन पौधों की जहां आवश्यकता नहीं वो वहां उग जाता तो उसे क्या बोलोगे, खरपतवार बोलोगे। संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फोटो बना के बताया था कि जिस पौधे के भाग में संपर्क में आने पर, जैसे मेरे ऊपर आप लोगों ने हर्बिसाइड डाला और हर्बिसाइड डालने के बाद मेरे इस हाथ के ऊपर हर्बिसाइड आया और सिर्फ ये हाथ ही नष्ट हो गया तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉन्टेक्ट। लेकिन आपने हर्बिसाइड मेरे इस हाथ पे डाला और मेरी पूरी बॉडी में जहर फैल जाता तो वो क्या है, ट्रांसलोकेटेड, स्थानांतरित शाकनाशी। तो इस तरह से अपन इसका कर सकते हैं कि भाई संपर्क जिस भाग के संपर्क में आएगा उसी को नष्ट करेगा, स्थानांतरित
जो एक भाग विशेष के संपर्क में आने पर पूरे पौधे को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। माउंट या स्टूलिंग लेयरिंग का डायग्राम बनाना और बहुत ईजी है। ढेरी दाब बोलते, क्या बोलते हैं, ढेरी। कहते हैं ना, क्या किताबों का ढेर लगा के बेटा है, क्या किताबों का ढेर लगा के बेटा, ढेरी लगानी है। पौधे को 2.5 सेंटीमीटर की हाइट से काट के उसके ऊपर क्या करेंगे, मिट्टी का या कंपोस्ट का एक ढेर लगा देंगे। ठीक है। पेबंद कलिकाइन, देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पेबंद कलिकाइन का डायग्राम बनाया, मैंने कहा चौकोर कट लगाएगी किसके अंदर, आंवले के अंदर। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ए फलन का अपन ने देखा था कि ए फलन के दो कारक है, एक बाह्य कारक है और इंटरनल फैक्टर है। तो बाह्य कारकों के अंदर क्या आएगा, क्लाइमेट वगैरह ये चीज आ जाएगी, जलवायु आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सारी चीज आ जाएगी। पशु आवास का क्वेश्चन पिछले में भी पूछा, इसमें भी पूछा। गौमूत्र के महत्व आप लोगों को बताना है कि गौमूत्र के महत्व क्या क्या होते हैं। अरे भाई गौमूत्र क्या है, गौमूत्र एक अमृत है जो कीटनाशक के रूप में काम ले सकते हैं अपन इसको। ठीक है। गौमूत्र के क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, जैसे कैंसर जैसी समस्याओं से निदान करने के लिए कर सकते हैं। गो अर्क के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, माइनर चीजें हैं। ऊंट की बीकानेरी नस्ल की विशेषता लिखनी है। भाई ऊंट की बीकानेरी नस्ल ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल है। ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल है। माथे पर स्टोप पाया जाता, खोपड़ी पर खड्डा पाया जाता, उसे स्टोप बोलते हैं। जिप राज बोलते हैं, कानों के ऊपर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं ऊंट बीकानेरी नस्ल के अंदर। तो ये सब माइनर पॉइंट आप लोगों को यहाँ लिखने हैं। देखो बड़े क्वेश्चनों में अपने को प्रमाणिक को समझाए, मैंने आप लोगों को पूरी क्लास के अंदर मैंने बता रखा था। जैविक प्रमाणीकरण कौन कौन सा मिलेगा, 2001 के अनुसार कौन कौन सी सोसाइटीज है उसके बारे में बता रखा। फल पाक यानी जैम बनाने की विधि आप लोगों को लिखनी है। गलगोटू रोग आप लोगों को अनलिमिटेड बात पूछ लिया, गलगोटू के बारे में लिखना है। इसके अलावा देखो जौ की खेती, मैंने कहा ना माइनर ही आप लोगों को जौ से पूछेगा क्वेश्चन। जौ के अलावा देखो मोट की खेती यहां पर दे दी है, अनार की खेती दे दी है, अनार की खेती के अलावा पपीते की खेती दे दी है। तब आप लोगों को यहां पर मैं बता देता हूं कि फसल में क्रॉप में आप कौन कौन सी क्रॉप यहां पर पढ़ोगे, इस चीज को ध्यान दे देना। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप पढ़नी है कौन सी, वीट यानी गेहूं। एक तो क्या पढ़ोगे, गेहूं पढ़ोगे। एक आप क्या पढ़ोगे, मेज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, मेज। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे, ग्राम यानी चना पढ़ोगे। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे, ग्राउंड नट यानी मूंगफली पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, मूंगफली पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे शुगर केन, और शुगर केन के अलावा और क्या पढ़ोगे, कॉटन यानी कपास। इन फसलों को आप विशेष तौर पर पढ़ लेना। बड़े बड़े क्वेश्चनों के अंदर आप लोगों का इजी वे में काम हो जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सा पॉइंट वही देगा। मृदा के बारे में लिखो, मृदा आपको किसी की चेंज नहीं करनी है, सबकी मृदा एक जैसी लिखनी है। 3-4 वेरायटी याद करनी है मेरा भाई। एक क्रॉप में 4 वेरायटी रट के चले जाओ, कहीं पे भी पूछ ले कि इसकी 4 वेरायटी लिखो, लिख देना। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बोले 2 वेरायटी लिखना, लिख देना। क्या ही सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। स्कोरिंग का बहुत ईजी तरीका है, अगर आप इसमें स्कोरिंग करना चाहो तो बहुत ईजी तरीके से आप इसमें स्कोरिंग कर सकते हो। बहुत इजी से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो इसके अलावा देखो अपने पास 2000 अगला क्वेश्चन अपने पास आता है किसका, ये देखो मैंने कहा था ना कि आरबीएससी 12th के टॉपर्स की रिजल्ट लिस्ट में बताऊंगा। अब आप देखो ये भी अपने से ही पढ़े हैं। 98% स्कोरिंग की है बच्ची ने, किसने, टीना धाकड़ ने। कहां की, बिजोलिया की। 98% स्कोरिंग है किसमें, 12th में। एबीसी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की स्कोरिंग 98%, सिर्फ 2 नंबर कम, 98% स्कोरिंग की है। इधर देखो बहादुर सिंह मीणा, अपने सवाई माधोपुर का लाडला, सवाई माधोपुर का शेर, 97% स्कोरिंग की है। कहां, हाईटेक से। हम ही ने इसको पढ़ाया, हम ही ने इसका सारा का सारा देखा और यही क्वेश्चन इसको बताए थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के चले जाना, तेरा 90 to 95% काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी 98 और 97% स्कोरिंग दी है। यही नहीं, इसके अलावा देखो हमारे पास जो टोटल 35 विद्यार्थी थे उसमें से 20 बच्चों ने क्या किया, 90 से ज्यादा स्कोरिंग की है। कैसे, बस आप लोग क्या करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, हम ये बताते हैं क्या पढ़ना है और जो पढ़ना है वही चीज आपको बताएंगे और वही चीज आपके एग्जाम में छपेगी। तो यहां पर देखो, इसके अलावा देखो 96% स्कोरिंग, 96%, 95%, 94%, 94% स्कोरिंग, 94, 94, 94, 93, 93, 92, 92, 91, 90, 90, ये सारे के सारे बच्चे हमारे पास अभी भी है, ऐसा नहीं है। ये जैसे देखो ये उदयपुर की बच्ची है प्रिया कौर, मेरी ही स्टूडेंट थी, उदयपुर डबोक की बच्ची है। गौरी ने कितना, 92 स्कोरिंग किया।
इसके अलावा अनिल साहू ने 92%, मोहित कुमार जाट ने 91.66% स्कोरिंग की है। वंदना डांगी ये भी उदयपुर की बच्ची है, 90% स्कोरिंग की है। इसके अलावा सत्यम ये भी बिहार का बच्चा है, 90% स्कोरिंग करके लेके गया, कहां से, हाईटेक से। यानी 2000 किलोमीटर दूर से आकर हाईटेक पर भरोसा जता के जा रहे हैं। आप राजस्थान के होकर हाईटेक के ऊपर भरोसा नहीं जता पाओगे तो ये फिर अपने लिए काफी कष्टदायक बात होगी। इसके अलावा देखो और भी मैं आप लोगों को रिजल्ट बताता हूं। ये तो 90 ऊपर बताए, अब 90, 89, 89, 89, 89, 88, 88, 87, 87, 85, 85। देखो ये कितनी अच्छी स्कोरिंग अपने पास रही है। ये सारे के सारे 12th के वो बच्चे हैं जिन्होंने हाईटेक पर भरोसा जताया और एक अच्छी स्कोरिंग करके यहां से लेके गए हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी, 2022 के पेपर की, कि 2022 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे और अपने लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो देखो 2022 के अंदर विशेष जो क्वेश्चन अपने पास बने थे वही देखो, क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जन्मजात पशु रोग कौन सा है, जन्मजात में अपन करेंगे फ्री मार्टिन साहब। अभी देखो फ्री मार्टिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो फ्री मार्टिन के बारे में बता देता हूं। जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो ना उसके बारे में बता देता हूं। फ्री मार्टिन क्या है, फ्री मार्टिन एक जन्मजात रोग है साहब। इसमें एक मादा पशु दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। कितने जुड़वा बच्चे, जुड़वा में कितने बच्चे आते हैं, 2 बच्चे आते हैं। एक नर होता है एक मादा होती है, एक नर होता है एक क्या होती है, मादा होती है। जिसमें नर जो होता है वो स्वस्थ होता है, मादा जो होती है वो बांझ होती है। अरे भाई बांझ का मतलब तो अपने को पता है, जो बच्चे पैदा करने की क्षमता जिसमें नहीं होती है। तो ये फ्री मार्टिन एक जन्मजात रोग के रूप में जाना जाता है। अगले देखो उसी तरह से अपने पास पूछा है फल परिरक्षण प्रयोगशाला कहां पर है। ठीक है, माइनर क्वेश्चन पूछा कि केले को कितनी सेंटीमीटर पर लगाओगे, इंदौर सीडलेस किसकी वेराइटी है, पूरक पौधों के अंदर क्या यूज करोगे, फिलर प्लांट की डेफिनेशन भी काफी बार पूछी जाती है। और आइजा सेटाइवा धान का नाम है। मक्का की फसल के लिए उपयुक्त जलमांग कितनी होगी, 500 से 800 होगी। ग्वार के लिए हरी खाद हेतु बीज दर कितनी लोगे, 40 से 45 लोगे। ये देखो माइनर से क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, मिल्क फीवर, अरे दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। जालोर सीडलेस अनार की वैरायटी है। विटिस विनिफेरा किसका, अंगूर का साइंटिफिक नेम है। आरएमओ 40 बताया था ना, आरएमओ 40 मोट की वैरायटी, रिपीटेड वैरायटी है। देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे के सारे विशेष क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहा हूं मैं। इसके अलावा देखो सरसों की सिंचाई के लिए कोई एक क्रांतिक अवस्था लिखो, क्या लिखोगे, पुष्पन। ठीक है, दूसरा पोड फॉर्मेशन। ठीक है, पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 2 परजीवियों का नाम लिखो, एक तो जू लिख दो, एक चिचड़ी लिख दो, दोनों ही क्या है, बाह्य परजीवी है। ठीक है, बीमार पशु का कोई एक लक्षण लिखो। अरे बीमार पशु में क्या लक्षण होता है मेरे भाई, बताना एक बार। बीमार पशु के अंदर क्या लक्षण होता है भाई, तापमान शरीर का बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें अपन कहते हैं 104 से 107 डिग्री बुखार रहता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें लाल होती है तो पानी निकलने लग जाता है, मतलब नॉर्मली अपन बोल सकते हैं जुकाम लगने लग जाता है। ठीक है, यही तो बीमार पशु के लक्षण है। क्या करोगे भाई, बीमारी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। पपीते में बाग लगाते समय पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास। इसके अलावा देखो अपने पास क्या पूछा है, किन्हीं 2 रासायनिक, अब देखो 2020-22 का ये पेपर चल रहा है। 24 के अंदर अपन ने कहा था किन्हीं एक रासायनिक परिरक्षक का नाम लिखना था, यहाँ पर 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम दे दिया। सोडियम बेंजोएट, केएमएस, पोटेशियम परमैंगनेट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मिश्रित फसल को परिभाषित कीजिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर बो देना, 2 या 2 से अधिक फसलों को मिलाकर बो देना। मल्च किसे कहते हैं, मल्च का मतलब है भूमि और वातावरण का संपर्क तोड़ना, नमी को संरक्षित करने हेतु। ठीक है, किसी एक विदेशी गाय का नाम लिखो। अरे होलिस्टीन फ्रीजियन लिख लो भाई, होलिस्टीन फ्रीजियन लिख लो, जर्सी लिख लो। ये क्या है, विदेशी नस्ली। तो एक गाय का नाम पूछा, अपन एक नहीं लिख सकते क्या, आराम से लिख सकते हैं सर, ये तो बहुत माइनर क्वेश्चन दिए हैं। कृषि उत्पाद में शस्य विज्ञान के महत्व आपके पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्टिलिटी को परिभाषित कीजिए। मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक शक्ति के योग को ही मृदा उर्वरकता बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं। और ये देखो पहले ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा देखो खरपतवार नियंत्रण आप लोगों के तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधियों के 3 यांत्रिक उपाय लिखने हैं। सापेक्ष खरपतवार किसे बोलते हैं, रिलेटिव, एक ही सीजन में उगने वाले खरपतवार क्या कहलाएंगे, सापेक्ष। आदर्श जेली की कोई 3 विशेषता लिखो। देखो बहुत सिंपल परिरक्षण से क्वेश्चन है। राठी नस्ल, मैंने आप लोगों को बताया था राठी की विशेषता वगैरह। मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति बतानी है और इसकी कोई 2 विशेषता बतानी है। अरे भाई मुर्रा कहां की, पंजाब, हरियाणा और न्यू दिल्ली की है, ब्रीड है। इसकी कोई विशेषता, एक विशेषता आप लोगों को पता है, जलेबी नुमा सींग होते हैं, ब्लैक जेट इसका कलर होता है, भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है, भैंस की सबसे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। यही तो विशेषता है। इसके अलावा देखो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और इससे विकसित होने वाली 2 नस्लों के नाम लिखो। अरे क्या लिखोगे, करण स्विस, ब्राउन स्विस वगैरह जो नस्लें वहां से निकली हुई है वही तो लिखना है अपने को। जाफराबादी नस्ल, जाफराबाद, काठियावाड़, गिरिवन जंगल गुजरात की इसकी है।
भैंस की सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। स्वस्थ पशु के कोई 3 लक्षण लिखो। उधर भी देखो बीमार पशु के लक्षण पूछे थे, इधर क्या पूछा, स्वस्थ पशु के लक्षण पूछा। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप लोगों को क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा दिया गया है। क्वेश्चन सेम है, बस उसको घुमा दिया है। एक में पूछ रहा स्वस्थ पशु क्या होगा, एक में पूछ रहा बीमार पशु के लक्षण क्या होंगे। खुर पका मुंह पका, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। गोबर की खाद की ट्रेंच विधि के बारे में बताना है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि के बारे में बताना है। देखो बड़े क्वेश्चनों में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए थे, बड़े बड़े क्वेश्चनों में देखो गाय की निम्न नस्लों की उत्पत्ति स्थल और उपयोगिता लिखनी है। अरे भाई हरियाणा की, नागौरी नागौर राजस्थान की, जर्सी कहाँ की, जर्सी द्वीप समूह, ठीक है, जर्सी द्वीप समूह की। भैंस की किन्हीं 3 नस्लों की उत्पत्ति स्थल बताना, नीली रावी का बताना, बदावरी का बताना, मेहसाना का बताना। भाई नीली रावी कहाँ की, पंजाब की, बदावरी कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, मेहसाना कहाँ, गुजरात की। तो माइनर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए। बाग लगाने की वर्गाकार विधि का वर्णन करना है, बाग लगाने की आयताकार विधि का वर्णन करना है। बताया था ना वर्गाकार, जिसमें प्लांट टू प्लांट और पौध से प्लांट टू प्लांट और रो टू रो की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। इसमें रो टू रो की दूरी क्या है, प्लांट टू प्लांट से अधिक रहती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। देखो बड़े क्वेश्चनों में अपने पास क्या बना, गेहूं बन गया। देखो लो, पिछले पेपर में भी गेहूं पूछा, इसमें भी गेहूं पूछ लिया, ठीक है। वही चीज है, गेहूं की बुआई की समय विधि पूछना है, बीज दर पूछ रहा है, उन्नत किस्में पूछ रहा है, और प्रति हेक्टेयर उपज पूछ रहा है। बहुत माइनर गेहूं की वैज्ञानिक खेती का बुआई की विधि वगैरह ये चीजें क्वेश्चन पूछ लिया। देखो बहुत माइनर से क्वेश्चन पूछे, यानी गेहूं अपने लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों में ध्यान रखना, देखो फलों में भी बता देता हूं, फलों में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। फलों के अंदर आप पढ़ोगे आम, क्या पढ़ोगे, आम, पपीता, ठीक है। पपीता के अलावा केला, केला के अलावा आप लोगों को पढ़ना है क्या, अमरूद, 12 फल है, ध्यान रखना कितने, 12 फल है। 12 फलों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। अब माइनर क्वेश्चन बनेंगे किससे, बेर से, ठीक है। बेर के अलावा खजूर से, ये 2 क्रॉप माइनर के अंदर आएगी। बाकी सबसे ज्यादा आम, पपीता, केला और अमरूद। इसमें भी सबसे ज्यादा आम और अमरूद से क्वेश्चन बनता है, आम और अमरूद से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कहीं कहीं पपीते वगैरह से भी क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या बना है, अगला जो अपने पास आया है, देखो आम की खेती का वर्णन। मैंने कहा ना आम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये ऐसे माइनर आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। क्या आप कर लोगे, इसको कर लोगे तो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन फिर यूट्यूब पे दे दूंगा। अब देखो यहाँ पर हाईटेक में आप लोगों को कौन कौन फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाती है। डॉक्टर दिनेश पवार सर पढ़ाते हैं, पीएचडी एग्रोनॉमी से, AA कहां पर, भिलवाड़ा में, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर हरेराम सर पढ़ाते हैं, पीएचडी हॉर्टिकल्चर किंग, आप लोगों को हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, पीएचडी कर रखी है, ठीक है। इसके अलावा देखो दीपेंद्र सर आप लोगों को एंटोमोलॉजी पढ़ाते हैं, विशाल सर आप लोगों को बायोलॉजी के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी वाला पढ़ाएंगे। दीपेंद्र सर आप लोगों को एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन यानी कीट विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। भानु सर आप लोगों को एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी में भी सॉइल साइंस या सॉइल केमिस्ट्री आप लोगों को पूरी पढ़ाएंगे। इसके अलावा देखो अदर फैकल्टीज हमारे पास क्या है, अदर फैकल्टीज में आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा देंगे, मालविया सर पढ़ा देंगे, पुष्पेंद्र सर आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा देंगे, नवीन सर आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को पढ़ा देंगे, अर्जुन सर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आता है तो वो आप लोगों को पढ़ा देंगे, गणपत सर आप लोगों को पूरे साल हिंदी पढ़ाते हैं, 12th के अंदर आप लोगों को गणपत सर हिंदी पढ़ाते हैं, और गजेंद्र सर देखो राशि भी एक है, गणपत और गजेंद्र दोनों ही हिंदी इंग्लिश आप लोगों को लेके पढ़ाते हैं। दोनों का एक्सपीरियंस आप देखो, एक्सपीरियंस एक का 15 साल एक का 12 साल एक्सपीरियंस है, यानी मस्ट ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टी से आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो क्यों ना हाईटेक को ज्वाइन करें और आप अपने रिजल्ट को सुधारें, ठीक है। और यही चीज अब अपना पूरा साल तो बीत गया है, अब पूरा साल बीत गया तो अब शॉर्ट टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम पे अपन यही कर सकते हैं कि भाई अब जो आने वाले टाइम पर जो अपने 10-15 दिन बचे हैं पेपर के, अब इस कम टाइम में अपन कैसे तैयारी करें उसी चीज पर अपने को फोकस करना है। इसके अलावा देखो आप लोगों को पिंकी प्रिया मैम आप लोगों को बॉटनी में बायोटेक वाला पोर्शन पढ़ा देगी, जूलॉजी में मानवेंद्र सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, शिवदयाल सर आप लोगों को जूलॉजी पढ़ाते हैं, दोनों का देखो एक्सपीरियंस आप लोग देख सकते हैं। नरेंद्र सर आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सचिन सर आप लोगों को मैथ वाला पोर्शन होता है वो वाला पढ़ा देते हैं, अखिलेश सर आप लोगों को रीजनिंग वगैरह पढ़ाते हैं, विनोद सर आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, चिन्मय सर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अमन सर आप लोगों को सॉइल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अनिल सर आप लोगों को फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाते हैं, नरेंद्र सर आप लोगों को फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाता है, मेहुल सर आप लोगों को फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाता है। यानी एक एक सब्जेक्ट की 4-4 5-5 फैकल्टी, भाई एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरे से नहीं आएगा, कितने से नहीं आएगा, किसी न किसी फैकल्टी का तो पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग समझ पाओगे। ये सारी की सारी फैकल्टी, अरे हाईटेक है कहां पर, ये भी तो देखो, हाईटेक एयरपोर्ट रोड पर है। एयरपोर्ट कहां, डबोक के पास, देबारी पावर हाउस के ठीक सामने आर्ची गैलेक्सी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहीं आपको रहना है, वहीं आपको खाना है। आर्ची गैलेक्सी की शानदार वाइब के बीच में आप लोगों को रखा जाता है, और ये आप लोगों को सारा का सारा क्या है, आप लोगों का क्वेश्चंस यहां पर हुए हैं। अब देखो एक पेपर में आप लोगों को और बता देता हूं, 2021 का पेपर। अब 2021 में कौन कौन से क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण रहे थे उसके ऊपर बात करें। देखो 2021 में क्या था, थोड़ा पेपर पैटर्न अलग था, तो उसके अंक पार वगैरह यहां पर दे रखे हैं।
वही चीज पूछिए, मक्का की जल मांग कितनी है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है जो बोर्ड पेपर में अपन ने किया था। इसके अलावा देखो शुष्क भूमि में बीज दर कितनी रखते हैं, 10 से 15% अधिक रखते हैं। पाले से बचाव के लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का छिड़काव कितना करते हैं, 0.1% करते हैं। उद्यान लगाने की विधि कौन सी नहीं है। अब देखो उद्यान वर्गाकार विधि से लगा सकते हैं, त्रिभुजाकार से लगा सकते हैं, आयताकार से लगा सकते हैं, क्या गोलाकार से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते साहब गोलाकार से। सिंपल से क्वेश्चन है। पपीते का कुल कौन सा, अरे केरी का पपाया, केरी केसी, केरी का जेंथिन, केरी का जेंथिन से उससे येलो कलर होता है, केरी केसी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। अंगूर को प्रवर्धन की विधि कौन सी है, कलम के द्वारा हार्डवुड कटिंग आप लोग यहां पर करते हो। रासायनिक परिरक्षण देखो, अभी पीछे फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन पूछा था और यहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दे दिया, क्या देखो सोडियम बेंजोइड। रासायनिक परिरक्षण पूछा इसलिए क्या है, सोडियम बेंजोइड। सिरका, शक्कर, तेल ये सारे क्या इडिबल है, खाने योग्य है, ठीक है। इसके अलावा देखो पशु के मुंह से लगातार लार निकलना, चिपचिपाहट और ध्वनि की आवाज निकलना किस रोग में होता है। अब जो ध्वनि होती है वो किस रोग में होती है, तो सिंपल से क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को पूछा है कि लार बार बार निकल रही है भाई साहब, क्या निकल रही है, लार निकल रही है, चिपचिपाहट आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा रोग हो जाएगा, एफएमडी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। अब देखो मैंने आप लोगों को अभी कराया था कि पहला चरण 1970 से 1980, दूसरा चरण अपने पास था कि ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ था, तो 1985 के समथिंग अपन इसका आंसर कर लेंगे कि दूसरा चरण इसके अंदर पूरा हो गया था। बूंद बूंद सिंचाई का कोई एक लाभ लिखना, अभी अपन ने पहले वाले पेपर में देखा कि बूंद बूंद सिंचाई, फल को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग किया जाता। वन लाइनर के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में फल वृक्ष लगाने के लिए गड्ढों को किस माह में खोद देना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में खोद देना चाहिए। अफलन का कोई प्रमुख एक कारण लिखना, CN रेशियो लिख लो, ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। सिर आग में पांव पानी में, अरे भाई खजूर के लिए बोलते, किसके लिए, एंथ्रेक्स बीमारी का रोग कारक बेसिलस एंथ्रेसिस, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। मस्का भी खजूर की वैरायटी है। इसके अलावा देखो अपने पास गलगोटू बीमारी का रोग कारण यहाँ पर पूछा है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया का। बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के एग्रीकल्चर में बनते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही अच्छे से पढ़ लेते हो, इसका सोल्यूशन आप लोगों को मैं दे दूंगा कहां पर, यूट्यूब के ऊपर। और बाकी अगर आप इन सिर्फ क्वेश्चनों को कि सर हमें सोल्यूशन हम कर लेंगे, हमें सिर्फ क्वेश्चन बता दो आप, तो ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के है ना, ये इनको आप रट के चले जाओ, इनको रट के चले जाओ। आपके पेपर में अगर 90% स्कोरिंग नहीं हो तो वो मेरी जिम्मेदारी। देखो डेपोक विधि, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण 3 भागों में बांटेंगे। श्वेत क्रांति का क्या अभिप्राय है, समझाओ इसको। खरपतवारों की 6 विशेषता, अभी पहले 2 विशेषता पूछ रहे थे, अब 6 विशेषता पूछ ली। खरपतवारों के द्वारा कोई 6 हानियां आप लोगों को लिखनी है। फसल चक्र के 6 लाभ आप लोगों को लिखने हैं। मिश्रित खेती के 6 लाभ आप लोगों को लिखने हैं। स्वस्थ पशु के कोई 6 लक्षण आप लोगों को लिखने हैं। बीमार पशु के 6 लक्षण आप लोगों को लिखने हैं। बहुत माइनर सा क्वेश्चन है यार, बहुत इजी में कर सकते हैं। देखो सरसों की खेती का वर्णन आप लोगों को यहाँ पर करना है। इसके अलावा बाजरे की खेती का वर्णन आप लोगों को यहाँ पर करना है। फल परिरक्षण का महत्व आप लोगों को बताना है। डिब्बाबंदी का महत्व आप लोगों को बताना है। आम की खेती मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फ्रूट क्रॉप में आम सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही तो क्वेश्चन अपने को यहाँ पर करने रहते हैं। इसके अलावा देखो अंगूर की खेती का पूछ लिया, अरे ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं। अभी भी अगर आप सिर्फ केला, देखो केला पूछ लिया, अभी भी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से रट के चले जाते हो ना, और मैं ये कहूं कि 5-6 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रट लेते हो तो गारंटी से आप लोगों का 90 से 95% स्कोरिंग को कोई नहीं रोक सकता। और ये क्वेश्चन आप लोगों को हाईटेक देगा, विद सॉल्यूशन देगा, और हाईटेक कैप्सूल आप लोगों को देगा सिर्फ 20 पेज का, जिसको रट के चले जाना 90 to 95% स्कोरिंग आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जिनको आप लोगों को विशेष तौर पर क्या करना है, पढ़कर जाना रहता है। और इनको अगर आप पढ़कर चले गए तो आप लोगों की स्कोरिंग 90 to 95% हो जाएगी। एक पेपर में आप लोगों को सॉल्यूशन करके दे देता हूं, चलो ठीक है भाई। अपना सीधा सा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बता देता हूं कि देखो जैसे ये आशिका राज के बारे में, जेट COT और BCE का पेपर है, और ये टॉपर स्टूडेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे कोचिंग के जो नोट्स है उससे 90% प्रश्न आते हैं। और ये हम नहीं, ये आशिका राज आज कॉलेज गई हुई है, बाकी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके इसके मुंह से ये बात बुलवा देता कि इसने कहां से पढ़ा है और किस तरीके से तैयारी की है। आशिका राज जिसकी फर्स्ट रैंक आई है कि इसमें जर्नल कैटेगरी में,
पूरे बिहार को इसने टॉप किया था। और ये आशिका राज आज किस में पढ़ रही है? आरसीए के अंदर पढ़ रही है। कहां से आई है? बिहार से आई है। कितने किलोमीटर दूर? 2000 किलोमीटर दूर। इसकी शक्ल देखकर आप बता सकते हो कितनी छोटी बच्ची है। आज भी आप इसको देखोगे ना, इतनी सी छोटी सी बच्ची है ये, ठीक है। और कहां से? बिहार से आई है, ठीक है। बिहार से आकर हाईटेक पर भरोसा जताया और हाईटेक पर भरोसा जताकर इसने पूरे बिहार को टॉप किया है। सीओटी में 200 में से 200 नंबर लेके आई है। राजस्थान की जो स्कोरिंग थी, आरबीएससी का इसने एग्जाम दिया, उसके अंदर भी 93% स्कोरिंग इसने की है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसने यहां पर दिया है। क्यों ना आप भी भरोसा जताए एक बार, और आप लोगों को पता चल जाएगा। क्रैश कोर्स हमारे यहां पर कब स्टार्ट हो रहे हैं? 19 मार्च, 28 के समथिंग आपका पेपर खत्म होगा और 19 को हाईटेक आगाज कर देगा किसका? आपके क्रैश कोर्स का। क्योंकि कम समय के अंदर अपने को अच्छी तैयारी करनी है तो हाईटेक के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपके लिए क्या विशेष महत्वपूर्ण है वही हाईटेक आप लोगों को पढ़ाएगा और उसी में आप लोगों को क्या है? अच्छी से तैयारी कराएगा। अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, कब कब इनकी क्लासें चलती है, तो क्लासों के अंदर आप लोगों को बता देता हूं कि क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है। 12 बजे के बाद आपको 1 घंटे छोड़ा जाएगा किसके लिए? खाने के लिए। खाने के बाद आपका 1 घंटे का रेस्ट। 2 बजे से लेकर 4 बजे आप लोगों का रिवीजन क्लास चलेगी और फिर 5 बजे के बाद आप लोगों की नाइट क्लास चलेगी 8:30 बजे से 11 बजे तक। यानी क्लास में ही सुनना है और सुनने से जितना याद होता है उतना किसी से नहीं होता है। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ऐसी तैयारी करवाकर हाईटेक आप लोगों के सामने रख देगा कि आप लोगों ने भूतों ना भविष्य की तैयारी की होगी और इस तरीके से आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ लास्ट ईयर का रिजल्ट मेरे पास था, वो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किया। अगर इससे पिछले के पिछले ईयर का भी रिजल्ट होता तो आप लोग देखते हैं कि कितने बच्चों को यहां से सिलेक्शन दिया है। अगर मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करूं तो 300 से ज्यादा सुपरवाइजर हाईटेक दे चुका है और हाईटेक के 2-3 सालों के अंदर इसने इतने हजारों सिलेक्शन दे दिए हैं जिसकी आप लोग कामना नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीजें आप लोगों को हाईटेक बताना चाहता है कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हाईटेक पर भरोसा करना है और हाईटेक जिस ढंग से आप लोगों को पढ़ा रहा है उस ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि हाईटेक आपको वही चीज पढ़ाएगा जो आप लोगों के वर्तमान में काम आएगी। फालतू की चीज यहां पर डिस्कस नहीं होगी। देखो अब अपन क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में जो पहले 100 बच्चे अपने पास आएंगे, पहले जो 100 विद्यार्थी आएंगे, उनकी 12,000 की जगह हम कितनी फीस लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए फीस लेंगे। 6,000 रुपए किसकी होगी साहब? ये कोचिंग फीस होगी जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को हाईटेक के ऑनलाइन बैचेस में जोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की नियमित रूप से लगेगी। शाम को आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों को यहाँ पर लगेगी। मात्र और मात्र कितने? 6,000 रुपए में। क्यों ना पहले 100 विद्यार्थी आप ही हो और आप ही के लिए क्या है? 6,000 रुपए फीस है। उसके बाद जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए कोचिंग फी कितनी रहेगी? 12,000। लेकिन पहले जो 100 विद्यार्थी हमारे पास रहेंगे उनकी फीस कितनी रहेगी? मात्र 6,000 रुपए फीस रहेगी। तो पहले 100 विद्यार्थियों के लिए हम कितनी फीस दे रहे हैं? पहले 100 विद्यार्थियों के लिए मात्र और मात्र क्रैश कोर्स में कितनी फीस? 6,000 रुपए। अब आपको पता है 6,000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। एक फैकल्टी यहां पर आके खड़ी होती है, 10 क्लास लेगी, आप लोगों का पेमेंट ये 6,000 वहां पर बुक हो जाता है। लेकिन आप जानो कि हाईटेक आप लोगों के लिए पहले जो 100 विद्यार्थी उनके लिए कितनी फीस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए फीस कर रहा है। एक पेपर में आप लोगों को 2020 का सॉल्यूशन करके दे देता हूं क्योंकि उस टाइम पे कोविड का समय था तो हो सकता है आप लोगों को नहीं मिला हो। देखो जैसे समुच्चय खेती को परिभाषित करने के लिए बोला कंटूर फार्मिंग, ढलान की विपरीत खेती करना। किसके विपरीत खेती करना? ढलान के विपरीत। एक क्वेश्चन आपको पूछा है PKVY, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 2015 में चली थी। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं आप लोगों को लिखनी है। क्या लिखोगे? पैकिंग समय सबसे इंपॉर्टेंट क्रांतिक अवस्था होती है किसमें? पैकिंग के समय। नकलची खरपतवार का एक उदाहरण लिखना। अरे भाई इतने सारे नकलची खरपतवार, लेकिन एक कॉमन खरपतवार लिख दो, गेहूंसा, गिली डंडा, कैनरी घास अपन इसको बोलते हैं, फेलेरिस माइनर, जो किसमें लगता है? गेहूं के अंदर लगता है। मिश्रित फसलें पहले भी देखी थी, अब भी आया मिश्रित फसल। देखो मिश्रित फसल क्या होती है? 2 या 2 से अधिक बीजों के फसल को 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिक्स करके बोना, मिश्रित फसल। मल्चिंग का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया था। पंचगव्य आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन बना है। गाय की किन्हीं 2 विदेशी नस्लों के नाम आप लोगों को लिखना है, HF और जर्सी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। एंथ्रेक्स रोग का कारक आप लोगों को कितनी बार पूछ लिया? बेसिलस एंथ्रेसिस आप लोगों को यहां लिखना है। इसीलिए मैंने कहा था आप लोग क्या करें कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों का 90 to 95% स्कोरिंग हो जाएगा और यही रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन देखो, भारत में ऑपरेशन फ्लड। अब बताओ कितनी बार श्वेत क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा? यहां पर वापस ऑपरेशन फ्लड का पूछ लिया।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा, कभी इसका ईयर पूछता है, कभी इसका मुख्यालय पूछता है, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है, और एनडीडीबी के बारे में यहां पर पूछा। धान की जल मांग उधर एमसीक्यू में दी थी, यहां पर आप लोगों को 900 से 2500 धान की जल मांग लिखनी है। उर्वरकता और उत्पादकता के अंदर अंतर लिखना है, बॉर्डर स्ट्रिप सिंचाई की विधि लिखनी है, शाकनाशियों के 4 नाम लिखने हैं। अरे भाई किसी का भी लिख दो, और कुछ नहीं याद आए ना तो मेरी एक ये ट्रिक याद करके चले जाना, MBA पास। क्या लिख दोगे, MBA पास। मेट्रीब्यूजिन, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, पेंडिमिथाइलिन, एट्राजीन और सीमाजीन, 4 की जगह 6 हर्बिसाइड एक ही पॉइंट में आप लोगों को याद करवा दिया, क्या, MBA पास। चने में फसल में बीजोपचार को समझाइए। अरे भाई चना क्या है, लेग्यूम क्रॉप है, राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट दोगे, और राइजोबियम की स्पीसीज लेकर आप क्या करोगे, 200 ग्राम का एक पैकेट लोगे, किसका, राइजोबियम का। उसमें आधा लीटर क्या डालोगे, पानी, 50 ग्राम आप क्या डालोगे, गुड़ डालोगे। पानी को गर्म करके उसमें गुड़ ऐड करके उसमें राइजोबियम का कल्चर उसमें मिक्स करके फिर 10 किलो बीजों को आप उसमें मिक्स करके छाव में सुखा कर आप क्या कर दो, बुआई कर दो। उद्यान लगाने की आयताकार और आयताकार विधि वे पूरक विधि, पूरक विधि के बारे में बताना। फिलर यानी क्वीन कक सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं, पंचभुजाकार विधि के बारे में बताना है कि पूरक का मतलब होता है अल्पावधि वाला पौधा जो बीज के अंदर अपन लगाते हैं। 4 पौधे कहां, वर्गाकार विधि की जगह आइट साइड में आएंगे, और एक पौधा कहां चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। ये अल्पावधि वाला पौधा होता है, कम आयु का पौधा यहां पर अपने को लगाना है। अगले क्वेश्चन देखो अपने पास क्या आया है। अगले क्वेश्चन अपने पास इसी के अंदर आया है कि भाई अफलन के, देखो अफलन वाला काफी बार पूछ लिया, परिरक्षक पदार्थों का पूछ लिया, आवास प्रबंधन से पूछ लिया, हरियाणवी और राठी गायों की विशेष आप लोगों से पूछ ली। नस्लों में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, नस्लों के अंदर भी आप लोगों को बता देता हूं, नस्लों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ज्यादातर पूछा जाता है राठी पे। किस पे, राठी पर, क्योंकि राजस्थान की इंपोर्टेंस गाय की नस्लें वो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, या फिर पूछी जाएगी गिर, या फिर पूछी जाएगी कांकरेज। ठीक है, कांकरेज के अलावा आप लोगों को पूछेगा क्या, नागौरी। क्या पूछेगा, नागौरी। और जब आप पेपर देके आओगे ना तब आप मुझे याद करोगे कि सर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बता दिए ना उससे बहुत फायदा हो गया हमारे लिए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन हमें पूछे थे, एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो अपने पास क्वेश्चन क्या आता है, इसके अलावा जो आप लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई एक तो अपने को माउंट लेयरिंग वगैरह, स्टूलिंग, सिल्ट बडिंग यानी टी बडिंग वगैरह के बारे में बताना, हरी खाद को परिभाषित करना कि पुष्पन अवस्था पर अपने को जीवाश्म पदार्थ बढ़ाने के लिए मृदा में क्या मिला देते हैं कि भाई खड़ी फसल को ही अपन मिला देते हैं। नॉर्मली हरी खाद का मतलब अपन कह सकते हैं कि पुष्पन अवस्था पर लेग्यूम फसल को मृदा में मिला देना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को किन्हीं 4 फसलों के वांछनीय गुण यहां पर देने हैं। पानक यानी जेम के स्क्वेश के बारे में लिखना है कि भाई स्क्वेश जो होता है नींबू वर्गीय फलों से वगैरह बनता है। आलू की खेती मैंने कहा था, देखो आलू एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आलू की किन्हीं उन्नत किस्मों के नाम लिखना, अरे लिख लो कोफरी बादशाह लिख लो, कोफरी नवजोत लिख लो, कोफरी अंकुर लिख लो, कोफरी किरण लिख लो, जिसके भी आगे कोफरी लिखा हुआ वो सारी किसकी, आलू की किस्में। बीज दर लिख लो, बीजोपचार लिख लो, 2 रोग लिख लो। 2 रोग में क्या है, एक तो आप लोगों को पता है लेट ब्लाइट है और दूसरा क्या है, अर्ली ब्लाइट है। स्केब लगेगा, ये माइनर है। उपज आप लोगों को याद देनी है। सरसों की खेती आप लोगों को काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो सरसों की खेती आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो माइनर से क्वेश्चन यहां पर बनता है। देखो मैंने आम के बारे में बता रखा, आम अमरूद दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को यहां अथवा में बने हुए। बताओ मैंने आम के बारे में आप लोगों को कितनी बार बताया कि आम पढ़ के जाना मेरे भाई, आम के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आप लोगों के रिपीटेड यहां पर रहने वाले हैं। देखो मैंने अभी बताया कि नागौरी नस्ल का क्वेश्चन बताइए, नागौरी है, ये थार पारकर नस्ल है। दोनों में से आप चाहो तो एक क्वेश्चन कर लो। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहां है, नागौर है। वितरण इसका क्या है, नागौर और जोधपुर के अंदर पाई जाती है। इसकी कोई 2 विशेषता बताओ। इसके बेल जो होते हैं कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, तेज दौड़ने वाले बेल होते हैं। उपयोगिता में अपन कह सकते हैं 800 से 900 के समथिंग ये लीटर दूध उत्पादित करती है। तो ये माइनर क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं और यही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर जाने हैं। तो क्या आप लोग अपनी इन क्वेश्चनों को पढ़कर तैयारी अच्छी कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? अब आप लोगों को क्या कमेंट करना है, आप लोगों को यह कमेंट करना है कि क्या आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए क्या। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो YouTube पर मैं आप लोगों को इनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर सिर्फ हमें तो मॉडल पेपर दे दो आप, तो मॉडल पेपर मैं आप लोगों को कहां दे दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम पर 2 चीजें दूंगा, एक तो क्या दूंगा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दूंगा। दूसरा आपको क्या दूंगा, दूसरा मैं आप लोगों को दूंगा हाईटेक का कैप्सूल जो मात्र 20 पेज का है। उसको रट कर चले जाना, उसको याद करके चले जाना, आपके 90 to 95% स्कोरिंग आराम से हो जाएगी। तो इतना ही एग्रीकल्चर के लिए। जय हिंद, जय भारत। अब आप बता देना सॉल्यूशन हमें चाहिए तो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करवा दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।